लीगल और फाइनेंशियल और टेक्निकल चीज़ों को देखने की बारी आती है तो उसमें इतना टाइम लगाते नहीं है, बोलते ये हमको समझ में नहीं आता। चीट होने से बचने के लिए गवर्नमेंट ने आपको पोर्टल दिया, हाँ प्लस ये भी बता दे कि ओनली प्रोफेशनल रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही आप व्यवहार करो। होता है ना सर, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हर आदमी बोलता है कि हाँ मैं भी एक्सपर्ट हूँ रेरा का, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी बात 100% सही है। रेरा को आके लगभग 10 साल हो गए। थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ना तो कुछ आइडिया मिलता है। बराबर। जैसे आज हमने बहुत सारे लोगों के एलओटीज के, होम बायर के महारेरा में कंप्लेंट फाइल किए और अनेकों लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे जीतने की वजह से ऐसे यूनिक सब जजमेंट्स आए जो लैंडमार्क जजमेंट बने। यदि अगर हमारा बैंक लोन अप्रूव हो गया है, इसका मतलब ये बिल्डर भी सही है और ये प्रॉपर्टी का टाइटल है वो भी करेक्ट है। ये क्या ऐसा पॉसिबल है सर? ऐसा सही है? आपको लोन दे दी तो इस बात की कोई ये गारंटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, टाइम पे पूरा होगा, आपको लीगली कोई तकलीफ नहीं आएगी। बराबर। बैंक को बैंक की टाइटल देखनी है, लीगल रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो ये घर खरीदना ये इमोशनल डिसीजन होना चाहिए कि फाइनेंशियल? मतलब कई बार होता है कि घर खरीदने तो सोसाइटियल प्रेशर इतना रहता है कि आदमी इमोशनली खरीद लेता है, मतलब ऑब्लाइज हो जाता है कि नहीं खरीद लेता है। जहाँ इमोशन है वहाँ पे भी फाइनेंशियल डिसीजन टू सम एक्सटेंट लागू होता है। हाँ राइट। और इमोशंस कहाँ ज़्यादा काम करता है? अब जैसे आप घर में, समाज में और हर जगह पे जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, हाँ हाँ कोई के मुंह से लगे कि वो सब अपना अपना घर है, अपनी गाड़ी है, हाँ उस जगह पर आप मकान, भाड़े के ही मकान में रह रहे हो हाँ। और आपको लगता है कि आई एम कंपेयर और हमारे सोशल वैल्यू नहीं है, तो वो सब इमोशंस मैटर तो करता है। हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि आपको जिस पे बिल्डर, बैंकर्स, ब्रोकर्स जिसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जैसे कि कई बार प्रॉपर्टी अपन परचेज कर लेते हैं, ठीक है, और बिल्डर अपने ब्रोशर में कुछ और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में कुछ और बताता है, करेक्ट। उसके अलावा अपने मन में हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि यदि अगर बैंक से लोन लिया है इसका मतलब प्रॉपर्टी के टाइटल सारे क्लियर हो चुके हैं, करेक्ट। इसके अलावा यदि अगर आप ये मान के चलिए, यदि अगर आप घर खरीद रहे हैं तो क्या वो फाइनेंशियल डिसीजन आपका सही है या नहीं है, क्योंकि घर खरीदना ईंट और सीमेंट खरीदने जैसा नहीं है, करेक्ट बात सर। बिल्कुल घर खरीदना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है जिसमें आपकी पूरी सेविंग चले जाती है, आपकी ईएमआई, फ्यूचर ईएमआई जो आपको पे करनी है वो भी एक ऑब्लिगेशन चालू हो जाता है। उसके साथ में घर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कल को यदि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए इन केस, तो हम लोग उसको भी मीट आउट कर सकें, क्योंकि घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक होम बायर्स के लिए, करेक्ट। हेलो दोस्तों, आई एम चिरंजीव अग्रवाल फ्रॉम financewithchiranjeev.com और आज हम बात करेंगे कुछ सीरियस टॉपिक्स पे कि घर खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे बीच में आज रेरा एक्सपर्ट्स, जो कि सीए, सीएस, सीए में, मतलब सर की इतनी मल्टीपल डिग्री है, मतलब उसको बोलना ही मतलब गिनते चले जाओ, और एक्सपीरियंस भी सर का नॉट लेस देन 38 ईयर्स, मतलब सर को सीए बने 38 ईयर्स हो गए, मतलब मेरी उम्र भी नहीं है जितना सर का एक्सपीरियंस और तजुर्बा है। एंड सर ने बहुत सालों से मतलब इस फील्ड में काम किया है और इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेरा 2016 में आया, लेकिन सर का एक्सपीरियंस उससे पहले का ही है, क्योंकि सर उसके पहले से ही बहुत सारे बिल्डर्स के साथ में काम कर रहे थे, होम बायर्स के साथ में काम कर रहे थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम रेरा आने के पहले से थी। एंड रेरा आया उसके बाद में सर फुल फ्लेजेड, मतलब इसी फील्ड में सर ने एक्सपर्टीज अपनी करी है। तो आज मतलब मैं बहुत कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, मतलब मैं चाहता हूं कि आज आज का दिन सर के नाम। नमस्कार सर। और दिलीप सर को जितना थैंकफुल बोलूं उतना कम है, क्योंकि सर ने इतना टाइम दिया आज के दिन इस पॉडकास्ट को करने के लिए। सर थैंक यू सो मच सर, आप आए इस पॉडकास्ट में। थैंक यू चिरंजीव जी। और आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो, तो आप इसीलिए हर किसी प्रोफेशनल की अप्रिशिएट करते रहते हो। और मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ कि एक आप अच्छे खुद के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हो। डंडे से पूरा घुमाना, लोगों को मनोरंजन अलग होता है उसमें। करेक्ट करेक्ट। और पीएमएस की सर्विस इतनी अच्छी तरह से आप विथ नॉलेज, कंप्लीट कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ रिसर्च करना,
और फिर उसके सही राय के बेसिस पर खुद के या लोगों के पैसे लगवाना, तो उसमें होने वाली रिस्क कंपोनेंट काफ़ी कम कर देते हो आप। तो ये आपके नॉट ओनली प्रोफेशनल अप्रोच को बताता है, बल्कि आपके क्लाइंट के प्रति लॉयल्टी को भी बताता है कि आप उनके पैसे को रिजर्व, प्रिजर्व और ग्रोथ तीनों देखना चाहते हैं। क्या बात है। एंड थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट। थैंक यू सो मच। आज का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए भी थैंक यू। करेक्ट। कि मेरे अपने टॉपिक पर रेरा रियल इस्टेट, जो आज पूरी दुनिया को पता है कि पूरे इंडियन इकोनॉमी का 30% रेवेन्यू रियल इस्टेट से ही जनरेट होता है, यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो। और यदि हम रियल इस्टेट के इम्पैक्ट के बारे में आप बात करना चाहें, तो आपने कुछ क्वेश्चंस बहुत ही रूट के टच किए, क्योंकि एक आम नागरिक अपने पूरे जिंदगी में बोलते हैं ना कि अपना घर हो जाए, उसके लिए सपना होता है। करेक्ट, बिल्कुल। और उस सपने को साकार करता है एक घर बुक करके, बिल्कुल। और वो घर उनको नहीं मिल पाए, करेक्ट, तो पूरी जिंदगी उस घर को लेने के लिए ही लड़ते रहता है। बिल्कुल। और रेरा जो आया, इन चीज़ों को दूर करने के इंटेंट से ही आया। रेरा का ऑब्जेक्टिव यदि हम देखने को जाएं, तो ओवरऑल रेरा रेगुलेटर के रूप में जरूर बैठा है, करेक्ट, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द होम बायर्स। ये इसके रूट में। करेक्ट। एंड साथ ही साथ उनकी दूसरी ऑब्जेक्टिव है टू ग्रो द रियल एस्टेट सेक्टर इन अ प्रोफेशनल, डिसिप्लिन एंड हेल्दी मैनर। अच्छा। इट्स नॉट कि रेरा नहीं था तो रियल एस्टेट ग्रो नहीं हो रहा था, बट डिसिप्लिन्ड नहीं था। अच्छा। आप कुछ घर खरीदने को जाते, तो आपको बिल्डर क्या बता रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं और क्या डिलीवर कर रहे हैं, हाँ, तो वो कहीं पे भी मैच नहीं होता था। बिल्कुल। अधिकतर जगहों पे। करेक्ट। बट रेरा आने के बाद दे वांट टू ब्रिंग द फुल ट्रांसपेरेंसी इन द होल डीलिंग। करेक्ट। आप जिस चीज के लिए व्यवहार कर रहे हो, जितना पैसा कमिट कर रहे हो देने के लिए, बिल्डर आपको वो चीज लिख के दे रहा है, वो चीज सैंपल दिखा रहा है, या फिर आपके एग्रीमेंट में मेंशन कर रहा है, वो सेम चीज आप रेरा के साइट पर जाकर चेक कर सकते हो। अच्छा। और आपको यदि अवेयर होने की इंटेंट नहीं है, और आप ट्रेडिशनल अप्रोच से आते हो कि मुझे बिल्डर ने एक्स बोला और वाई डिलीवर किया, और आपके पास प्रूफ नहीं है, देन यू आर लूजर। वाई? रेरा इज सेइंग कि उन्होंने रेरा के वेबसाइट्स बनाए हैं, करेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के बारे में रेरा का प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, उनके जितने भी प्रकार के अप्रूवल्स हैं, जितने भी प्रकार के एमिनिटीज हैं, करेक्ट, जो भी टाइम लाइन्स है, जो भी पेमेंट के शेड्यूल्स है, पेमेंट शेड्यूल्स, करेक्ट, टाइटल के बारे में, प्रोजेक्ट के लिटिगेशंस कुछ है क्या एग्जिस्टिंग, करेक्ट, XYZ जितनी भी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में लोगों को जानना चाहिए, वो रेरा के साइट पर अपलोडेड है। अच्छा। तो आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि रेरा में मतलब लोगों को घर खरीदने के टाइम में क्या देखना चाहिए, तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि रेरा के साइट पर जाके उस प्रोजेक्ट के इन सारे चीजों को अवश्य देखिए। अच्छा। प्रोमोटर कौन है, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उन्होंने ओसी लाए भी हैं कि नहीं, करेक्ट, उन्होंने पहले कभी काम किया भी है कि नहीं। हाँ, कई चीजें आपको रेरा की साइट पर पूरा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है। अच्छा। और ये इसीलिए रखा गया है जिससे कि होम बायर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। बराबर। और यदि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया तो उसको ये मालूम है कि ये प्रोजेक्ट जिसकी वैल्यू 2 करोड़ पर फ्लैट 2 BHK का है, बाजू वाला 2.5 करोड़ का, ये 2 करोड़ में मिल रहा है, मुझे लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि यदि वो 50 लाख का ज्यादा पेमेंट, यदि उसको रियल बेनिफिट है तो ऑब्वियसली लेना चाहिए। बिल्कुल। और यदि फंड अटकने के डर है, तो ही शुड एस्केप फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स। क्योंकि जब आप समझो उसमें हिडन आपके लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हाई कोर्ट में है, सिविल सूट्स है, कुछ और है, और मल्टीपल लोगों ने डाला है, तो कोई भी स्टेज पर स्टे आ सकता है। अच्छा।
किसी भी स्टेज पर कोई टाइटल डिस्प्यूट हो सकती है। बराबर तो है। जो आप 50 लाख बचाने जा रहे हो, जो आपने डाले वो भी पैसे अटक गया। वो भी खत्म हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि ये चीज़ें भी मैटर करती है। आप रियल इस्टेट में ब्रांड ए बिल्डर्स हैं, करेक्ट। ओबेराइज है, चाहे कोई इस कैटेगरी के कई बिल्डर्स हैं, आप यदि लेते हो तो 20-25% के डिफरेंस तो ऐसे भी रहते हैं मार्केट में। बराबर है। तो वो आपको क्वालिटी, आपकी टाइमलाइंस, उनके प्रोफेशनलिज्म, वो सारे रिफ्लेक्ट होते हैं उनके आचरण में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, आपके सर्विसेज में। और जब आप कहीं और लेते हो तो कई बार अच्छे बिल्डर भी होते हैं, हाँ, तो ओबेरॉय की जितनी प्रीमियम वो चार्ज नहीं कर सकते। बराबर है। तो आपके डिसीजन यदि वाइज है, प्रोफेशनल है, आप समझ के ले रहे हो, या आप समझ नहीं सकते हो, ठीक से देखना नहीं आता है, तो कोई प्रोफेशनल गाइडेंस में जो रीजनेबली इसका गुड नॉलेज रखता हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यदि आपने प्रोफेशनल गाइडेंस प्रॉपर लिया है तो आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि कौन सा बिल्डर में आप लेस रेट में बेटर क्वालिटी आप ले रहे हो, तो आपकी बजट में भी बैठ गया और आपको अच्छे क्वालिटी का फ्लैट भी मिल गया और टाइम पे भी मिला। तो ये बहुत महत्व रखता है। करेक्ट। क्योंकि सर ये मैंने बहुत बार देखा है कि होम बायर होता क्या है कि घर देखने में जितना टाइम लगाता है ना, उतना टाइम उसका वैल्यूएशन, लीगल और फाइनेंशियल मैटर को चेक करने में नहीं लगाता है। मतलब ये मैंने बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि ये वाला प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, ऐसे 10-20-50 प्रोजेक्ट देख लेते हैं, बट उनके लीगल और फाइनेंशियल और टेक्निकल चीज़ों को देखने की बारी आती है तो उसमें इतना टाइम लगाते नहीं है, बोलते ये हमको समझ में नहीं आता है। आपको इस बात का छोटा सा आंसर मैं दे रहा हूँ। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम अपने सभ्यता से, अपने कस्टमरी से पूरी तरह उसी को ही सही मानते हैं। बराबर। अभी फॉर एग्जांपल किसी को फ्लैट खरीदना है तो हम किसी फ्रेंड को अप्रोच करते हैं, हाँ। किसी पहचान वाले के थ्रू जाते हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। बराबर। आम है। हाँ, और कभी भी हम साइट जाकर चेक नहीं करते हैं कि हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल है। हाँ, पहली बात। बराबर। नंबर, यदि हम पुराने ट्रेडिशनल अप्रोच में मान लो कोई ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, हाँ। तो हम ये भी चेक नहीं करते कि वो ब्रोकर जो हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है वो रजिस्टर्ड भी है कि नहीं। नंबर 2, यदि वो रजिस्टर्ड है तो उस प्रोजेक्ट के साइट पर उसका नाम इनरोल्ड है कि नहीं। हाँ, समझो, ये प्रोफेशनली आप इन चीज को भी वेरीफाई नहीं करते हो, तो ये उस प्रकार का आपके साथ कुछ बैड हो गया तो यू कैन नॉट सेफगार्ड योरसेल्फ। जैसे आज बोलते हैं घर पे कोई आदमी बोलता है मैं डिपार्टमेंट से आया हूँ, बराबर, और आप उसकी आइडेंटिटी देखे बगैर उसको इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो, तो चीट हो सकता है आपके साथ। बिल्कुल। तो आप चीट होने से बचने के लिए गवर्नमेंट ने आपको पोर्टल दिया। हाँ। प्लस ये भी बता रही कि ओनली प्रोफेशनल रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही आप व्यवहार करो। अच्छा। क्योंकि जो ब्रोकर यदि आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो आपको जो भी लिटरेचर दे रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। बराबर। और जो कुछ आपने सुना और रिकॉर्ड भी किया या नहीं भी किया, और आप उसको उनके मेल आईडी पर लिख के भेज दो कि आपने XYZ चीजें हमें बताई, हमें पसंद है, और ये रेट बताई, ये पेमेंट टर्म्स बताया, और आपने मुझे जो पेपर दिया मैं अटैच कर रहा हूँ, और ये पेपर के बेसिस पर मैंने ये डिसीजन लिया है। बिल्कुल सही। एंड आप ये टाइमलाइन के हिसाब से कंप्लीट भी करोगे, और कोई कारण से आप नहीं तैयार करोगे तो हमें उसका इंटरेस्ट और कॉम्पेंसेशन, ये रेट आपने कोट किया कि हम पे करेंगे। तो ये इससे होगा क्या, आपके पास कम्युनिकेशन कंफर्मेशन हो गया। बिल्कुल। बिकॉज वो संभव है कि इतना लिख के आपको देंगे नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन जब आपको खरीदना है तो आप जो सुने हो वो रिपीट भी करते हो तो वो ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको माल बेचना है। बराबर है। तो आपके चीज कंफर्म भी हो गई। हाँ। अच्छा, अब आप साइट पर जो मैंने पहले बताया वो चीजें आप वेरीफाई करो। बिल्कुल। कि आप समझो 10 माले पे बुक करना चाहते हो, हाँ, और साइट पे 8 माले तक का अप्रूवल है, हाँ, तो अगेन यू आर एट रिस्क। करेक्ट। तो वो बोल रहे 20 माले का टावर बनेगा। अच्छा। आपको 10 ही माला लेना है तो आप खुश, मुझे तो 10 माले पे मिल जाए। बट फैक्चुअल पोजीशन इज अप्रूवल उनका 10 से 8 माले तक आया है। करेक्ट है। तो हो सकता है उनको 20 माले का अप्रूवल का प्लान हो, हाँ, लेकिन वो हवा में है, प्लान भी अभी तक पेपर में भी नहीं हुआ। और आप बिल्डिंग ले रहे हो जो अभी हवा में है। करेक्ट। और पेपर भी उसके और अभी तक बने भी नहीं हो।
हाँ। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट कि जो बोल रहे हैं वो बना के देंगे। तो Correct. उस केस का इम्पैक्ट क्या है, जब भी आप मान लो रेरा में आपको कोई जो कमिट किया और वो कमिट फेलियर हुआ, तो आप रेरा में रिड्रेसल के लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अच्छा। तो रेरा बोलेगी कि आपने रेरा के साइट के हिसाब से तो 8 माले का ही हमने अप्रूव किया था, करेक्ट। आप 10 माला कैसा खरीद सकते हो। हाँ। तो आपकी गलती से आप रेरा के केस में रिजेक्ट हो जाते हो। अच्छा। हालांकि समझा। बिल्डर ने भी फ्रॉड किया, हाँ। झूठ बोला या जो भी किया, करेक्ट। जिसका रजिस्ट्रेशन 8 माले तक की था, हाँ। वो 10 या 12 की मार्केटिंग किया और आपको चिपकाया, आपसे करेक्ट। पैसा निकाल लिया। बराबर। और बिल्डर फ्रॉड नहीं किया या गलती नहीं किया, ऐसी बात है नहीं, लेकिन आपको पब्लिक डोमेन में बेवकूफ बनना नहीं चाहिए था। हाँ। आपको कम से कम इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो रेरा आपको प्रोवाइड कर रही है, यू शुड एटलीस्ट ग्रैब दोज लीगल प्रोविजंस। बराबर। तो इसके लिए जिस तरह से आप अपनी कोई बुखार है, तबीयत खराब है, एक डॉक्टर की, फैमिली डॉक्टर की राय लेते हो, बराबर। कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलते हो, वैसे ही मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना है, लाखों रुपया इन्वेस्ट करना है, उस जगह पर कुछ हज़ार रुपयों का कंसल्टेंसी लेके या उनसे आप तय कर लो भाई मुझे 10 भी प्रोजेक्ट देखना पड़े तो आप बराबर। मुझे 10 दिखाओगे और 10 के ओपिनियन भी आप दोगे, करेक्ट। हम आपको लमसम ये इतने फीस देंगे, आप बराबर। निगोशिएट करो, दैट इज ओके। करेक्ट। बट आप उन चीज़ों को इवेल्युएट किए बगैर इन्वेस्ट करो तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, बराबर है। क्योंकि टेक्निकली साइट पे जाके आप सब देख पाओगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ें भी एक्सपर्ट नॉलेज की चीज़ है। बराबर है। कितने तरह के उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है, उसका मीनिंग क्या है, हाँ। उसमें किस किस प्रकार के कंस्ट्रेंट्स है जो आपके अगेंस्ट में है करेक्ट। ना, वो इवेल्युएशन करके। अभी एक रिसेंटली यूएस से किसी पार्टी ने अंधेरी के प्रोजेक्ट में डील किया, अच्छा। इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बहुत सस्ता लगा, उसने ओके किया, बराबर। और किसी दोस्त के थ्रू, पहचान के थ्रू बिल्डर से मिला। फिर एक थाने की सोसाइटी जिसका मैं एज ए रेरा कंसल्टेंट हूँ, नए बिल्डर है, और काफ़ी चीज़ों में मैंने उन लोग को हेल्प किया और काफ़ी उसके कारण रिजोल्यूशन निकला। बराबर है। तो उसी के कमिटी के कोई एक कॉमन दोस्त उनके कल्याण वाले फ्रेंड को बताया अच्छा। कि आप एक राय ले लो दिलीप जी से, हाँ। बिफोर यू गिव मनी टू द बिल्डर। करेक्ट। तो 51 लाख का वो चेक देने वाला था नेक्स्ट डे। अच्छा। तो शाम को 7 बजे उसने मेरे से ऐसे बातें की। फिर उनका जो भी प्रोजेक्ट डिटेल था, जो भी प्रोफेशनल चार्ज था, उसने पे किया। मैंने इमरजेंसी में उसके 2-3 घंटे लगे, मैंने पूरा एवेल्यूएशन करके जो भी पॉजिटिव था वो भी उनको बताया, जो उसमें नेगेटिव दिखा वो भी बताया, विद रीजंस एंड डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट। एंड देन एक छोटा प्रोजेक्ट जिसमें 750 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, हाँ। उसमें 8 पार्टनर थे। बराबर है। पार्टनरशिप फर्म है, 8 मैंने पार्टनर है। पार्टनर कितने हैं वो सब देखे। तो जब इतने छोटे प्रोजेक्ट में 8 पार्टनर है, एक पार्टनर को कोई डिस्प्यूट हो गया तो कभी भी प्रोजेक्ट अटक सकता है। बिल्कुल सही बात। एक पार्टनर को कुछ हो जाए या कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये हो सकता है। तो इतने छोटे प्रोजेक्ट में तो इतने लोग आए, उनका बैकग्राउंड कुछ नहीं था, काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। और उन्होंने उसमें लिखे थे 2 साल में हम बना के देंगे। हाँ। खरीदने वाला खुश था, बिल्कुल सही। बिल्डिंग भी सस्ते में मिल रही है और 2 ही साल में दे देगा। 2 ही साल में मतलब बनेगी भी कि नहीं, किसकी क्या गारंटी है। जो चीज बन ही नहीं सकती है, हाँ। वो लिख के देने में क्या लगता है मैं 2 साल में दूंगा। सही बात है। तो फाइनली कुछ ऐसी चीजें थे जो सर्कमस्टांशियल थे, लीगल डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं थी, बराबर। कन्वेंस डॉक्यूमेंट्स बराबर था, टाइटल क्लियर थी, कोई डिस्प्यूट अदरवाइज नहीं था। बराबर। बट उनको 8 ही यूनिट बेचना था। हाँ। मतलब यदि 2 करोड़ 31 लाख में फ्लैट खरीद रहे हो, हाँ। तो 8 फ्लैट का समझ लेते हैं कि डबल फ्लैट 16 करोड़ रुपया आएगा। अभी वो बेचने को तैयार है। बराबर है। और ऐसे बिल्डिंग अभी प्लिंथ भी तैयार हुआ नहीं, 1 साल तो गया उनका। अच्छा। पूरा नेक्स्ट 1 ईयर बचा है। तो यदि वो पैसा इस स्टेज पर सस्ते में ले गया तो आपको क्या लगता है, तो शायद वो पैसा निकाल के या उन पार्टनर में जो ज़्यादा होशियार है वो डोमिनेट करके अपना पैसा को इधर से निकाल के कहीं शिफ्ट कर लेगा। बराबर। एंड बाकी के आपस में देखते रहो क्या होता है। तो इसकी संभावना इस प्रोजेक्ट में बनती है। हाँ। उनको पूरी सर्कमस्टांसेस समझ में आई एंड देन दे टुक अ डिसीजन कि हमें इसमें कोई भी हालत में पैसा नहीं डालना। बहुत बढ़िया। तो दैट मनी वाज सेफगार्डेड, ऐसा हम समझ सकते हैं।
बराबर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर ये जैसे आपने बताया, जैसे मेरा क्वेश्चन भी था और आपने आंसर भी कर दिया उसके पहले ही बहुत कुछ हद तक, तो कि होता ये होम बायर खरीदने से पहले ये सब चीज़ों का जो ध्यान नहीं रखता है कि घर खरीद जो रहे हैं हम, तो क्या एक हड़बड़ी में, जैसे आपने पहले ही बता भी दिया है कि ब्रोकर ने सजेस्ट किया है, फैमिली मेम्बर ने सजेस्ट करे हैं, तो हम कुछ ऐसे कुछ चेक पॉइंट जैसे क्या क्या, एक फिर भी एक बेसिक कि हमको ये चाहिए तो चेक कर ही लेना चाहिए, कुछ भी हो। सबसे पहली बात है, यदि आप एक जागरूक इन्वेस्टर या बायर बनते हो तो नथिंग लाइक दिस। हाँ, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बराबर। आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी की इंजीनियरिंग जानने का जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन हवा कहाँ देना है, पंचर हो तो ट्यूब टायर किस तरह से स्टेपनी को चेंज करेंगे। करेक्ट। वैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो हाँ। फ्लैट आप लेना चाहते हो, तो हम्म। आप देखो उसमें कि प्रोजेक्ट के अप्रूवल क्या है। बराबर, जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल उनको बोलो, आप मुझे जो भी अप्रूवल है वो हमें देखना है। बराबर। आप इवेलुएट करो, हम्म। डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, करेक्ट। कब मिला, हम्म। टाइटल का इशू क्या है, बिल्डर क्या ओन्ड है, लैंड ओन्ड है उनकी, या उन्होंने रीडेवलपमेंट में लिया है, बराबर। या कोई एसआरए प्रोजेक्ट है। हाँ। तो जो भी प्रकार से डेवलपमेंट राइट्स उनको मिले हैं वो थोड़ा आप देख सकते हो। फिर बराबर। उनसे पूछो कि इसके लिटिगेशन हिस्ट्री क्या है। आप पूछ के काम चलाओ मत, लेकिन उतना बेसिक चीज़ें उनसे जो कुछ जानकारी मिली, हम्म। और जब आप कंप्यूटर पे आपके साइट पर चेक करते हो, हाँ। जो बोल रहे हैं और जो साइट है दोनों मैच नहीं हो रहे, तो आपका एंटीना वहाँ पे भी खड़ा होना चाहिए हाँ। कि मिसगाइड किया इसने या करेक्ट। करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। नहीं। हाँ। तो एक ट्रस्ट आपका वहाँ से भी बढ़ना चाहिए। बराबर। यदि उसने जो कुछ भी बताया और जो कुछ साइट पर है सेम है, हम्म। मैनिपुलेट नहीं किया, तो ही इज ए फेयर पर्सन टू सम एक्सटेंट। करेक्ट। फिर करेक्ट। आप उनके बैक हिस्ट्री भी देख रहे हो, बिल्कुल। उन्होंने क्या बताया अपने बारे में कि वो कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट किया है, वो करेक्ट। थोड़ा इंक्वायरी कर सकते तो और बेटर है। करेक्ट। आपके स्वयं सेम लोकेलिटी में आप जहाँ हो, मान लो मैं गोरेगांव मलाड की बात करूँ, और बिल्डर मोस्टली एक एरिया में ज़्यादा काम करते हैं। कोई बोले कि मैं यहाँ किया हूँ, बेंगलोर किया हूँ, चेन्नई किया हूँ, तो आप वहाँ जाके क्या चेक करोगे? कोई देखने भी नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप बॉम्बे में वो काम कर रहे हैं और कोई, तो आप उसकी इंक्वायरी थोड़ी निकाल सकते हो करेक्ट। कि क्या रेपुटेशन है, टाइमली कंप्लीट किया भी है कि नहीं, क्वालिटी और लोगों के साथ में बिहेव कैसा रहा है। तो दैट इज हाउ यू कैन कम टू अ कंक्लूजन फ्रॉम योर एंगल। करेक्ट। लेकिन लीगल जहाँ तक है, ये लीगल का डज नॉट मीन कि एक एडवोकेट ही उस चीज़ को करेंगे, हाँ। क्योंकि ये रेरा एक्सपर्टीज का काम है। अच्छा। बिल्डर, ये एडवोकेट भी यदि एक्सपर्ट है रेरा के, हाँ। देन ऑब्वियसली ही कैन डू करेक्ट थिंग, करेक्ट। ही कैन गिव यू अप्रोप्रिएट गाइडेंस। क्योंकि सर हर आदमी बोलता है कि मैं रेरा एक्सपर्ट हूँ, मैं रेरा एक्सपर्ट हूँ, हर एडवोकेट बोलता है कि हाँ मेरे को भी आइडिया है सर रेरा का सब कुछ, मतलब हर आदमी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। मतलब मैंने इसीलिए, दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं इस पॉडकास्ट में आपको लेके आया, क्योंकि होता क्या है सर, मतलब आपके जैसे लोगों का गाइडेंस मिलेगा तो जो हमारी कम्युनिटी है और जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी जितनी एक्सपर्टीज आई डोंट थिंक सो कि, होता है ना सर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हर आदमी बोलता है कि हाँ मैं भी एक्सपर्ट हूँ रेरा का, लेकिन ऐसा नहीं रहता। आपकी बात 100% सही है। रेरा को आके लगभग 10 साल हो गए, और इस 10 साल में ऐसा देखने को जाए तो आपके डिस्टिंग्विश करने के तरीके हाँ। बहुत मुश्किल हैं। बराबर। क्योंकि कौन मैं भी बोलूँ कि मैं रेरा एक्सपर्ट हूँ, हाँ। और समझो आप भी कल बोलने लगो, करेक्ट। तो कैसे वो डिस्टिंग्विश करेंगे कि आप रियल में नहीं और मैं हूँ? हाँ। देखो, एक थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ना तो कुछ आइडिया मिलता है। बराबर। जैसे आज हमने बहुत सारे लोगों के, एलओटीज के, होम बायर के महारेरा में कंप्लेंट फाइल किए, और अनेकों लैंडमार्क जजमेंट्स हमारे जीतने की वजह से हाँ। ऐसे यूनिक सब जजमेंट्स आए जो लैंडमार्क जजमेंट बने। हाँ। तो आज कम्युनिटी को बहुत लाभ हो रहा है उस जजमेंट बराबर। को रेफर करके। करेक्ट। और कई बार मेरे को केस लॉज के साथ में मैं लोगों को जवाब देता हूँ, अच्छा। तो लोगों को समझ में आता है कि मैं रेरा एक्सपर्ट हूँ, बोलने की जरूरत मुझे बार बार पड़ ही नहीं सकती है। हाँ। मैं, मेरी भाषा में वो चीज़ें आती है जो उनको ज़रूरत है। करेक्ट है। और उन्होंने बुक किया है, पहले से बुक किया है, रेरा के पीरियड से भी पहले है, तो उस समय मोफा था महाराष्ट्र में। अच्छा। अब मान लो मुंबई में लोगों ने
मोफा टेन्योर में खरीदा तो उस समय के खरीदे हुए फ्लैट में रेरा लागू होगा कि नहीं। कई बार वो खुद डिसीजन ले लेते हैं कि मेरा तो पहले का है, रेरा हम पे थोड़ी लागू होगा। बिल्डर तो अच्छा। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन बाद का डेट दिया है। हाँ। मेरे तो उसमें उसने बोला था 2016 में दे दूंगा, हाँ। और अभी तो उसने 2025-26 का पोजीशन देने की बात बोलते। तो बिल्डर लोग तो मैनेज कर लिए ऑफिसर्स को। करेक्ट। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सारा डिसीजन आप मत ले लो। यहाँ पर आप जिनसे जो क्वेश्चन आंसर समझना चाहते हो और वो क्वेश्चन आपको बराबर दे रहे हो आंसर, आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा हो तो थोड़ा क्लू मिलेगा। यस, ही इज ए रियल एक्सपर्ट इन रेरा। करेक्ट। हम लोगों ने रेरा में इंस्टीट्यूट में 2 बार बुक निकली, उसमें भी कंट्रीब्यूट किया। अच्छा। ऑल इंडिया रेरा एक्सपर्ट्स 4 डेज का रेसिडेंशियल प्रोग्राम था, अच्छा। उधर भी हम लोग अटेंड किए, वहाँ पे भी लेक्चर्स हुए, अच्छा। इंटरेक्शंस हुआ। ऑल इंडिया चेयरमैन ऑफ रेरा अथॉरिटीज, हाँ हाँ। उनके सेक्रेटरीज, उनके अदर मेंबर्स, ट्रिब्यूनल के जजेज, वो हम्म। भी आए थे वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे उन लोगों के सामने भी हम लोगों ने कई चीज़ों के ऊपर लेक्चर दिया, जो उन लोगों के लिए भी रेरा वाज अ न्यू सब्जेक्ट। अच्छा। अब 10 साल तो अब हो गए, ये हाँ। 4 साल पहले हम लोग गए थे। तो करेक्ट। रेरा इज ए टोटली न्यू सब्जेक्ट फॉर देम टू, करेक्ट। और हर कोई उसको ग्रैब करके अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहता है। और मैंने इसीलिए बाकी की सारी प्रैक्टिस कम्प्लीटली बंद कर दी अच्छा। कि मैं जस्टिस कर सकूं इस एरिया से। हाँ। मैं बिल्डर्स के केस है तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर हूँ। उनको एडवाइस से लेके बिल्डिंग कंप्लीट होने तक जो भी उनको अप्रूवल चाहिए, हाँ। और लीगली कैसे क्या करने से उनकी डिफिकल्टीज रिजॉल्व होगी, वो सारे करता हूँ। अच्छा। उसी तरह होम बायर्स के लिए उनको क्या करने से रिजल्ट आएंगे, हाँ। उस प्रकार से करता हूँ। तो रिजल्ट मेरे 98% पॉजिटिव है। क्या बात कर रहे हैं। तो ये मुझे खुद भी अच्छा लगता है, और जिसके लिए करता हूँ उनकी जिंदगी भर की कमाई उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ न्याय हुआ है। बराबर बराबर बात है। मैं अटकता कहाँ हूँ, जहाँ बिल्डर एब्सकॉन्डिंग है। हाँ। बिल्डर का कोई कुछ मतलब पुलिस भी जाए तो उसको क्या कर लेगी, जेल में डालो तो भी आपके पैसे और आपकी बिल्डिंग दोनों मुश्किल है। मुश्किल है। तो वैसे केस में मैं भी हेल्पलेस हूँ। हाँ। केस जीत भी गए तो वो पेपर पे रह जाता है। बराबर। बट ऐसे अनेकों बड़े बड़े प्रोमोटर्स हैं, जैसे मान लीजिए, मैं नाम लूँ तो उचित नहीं है, ब्रांडेड है, लेकिन जो टॉप कैटेगरी के आप बिल्डर जिनको गिन रहे हो, उनसे भी मैंने इंटरेस्ट और कॉम्पेंसेशन अनेकों होम बायर को दिलाया है। अनेकों को दिलाया, यानी ये जानकारी के साथ आप जानकार एक्सपर्ट्स के थ्रू अप्रोच करते हैं तो वो आपको केस करना ही है, जरूरी नहीं। पहली बात, बराबर। जो नहीं करने के लायक मैं उनको क्लियरली बताता हूँ, आपका केस मैच्योर नहीं है। हाँ। आपके XYZ या तो एक्सपायर हो गया और ये अभी करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा नहीं। बराबर। या फिर आप फाइल करो, कॉन्सिलेशन आए, सेटल करो, मामले को खत्म करो। हाँ। लंबा लड़ाई करके कुछ फायदा हुआ नहीं फायदा। किसी का। बराबर। तो हर तरह की चीज रिजॉल्व हो सकती है। बराबर बराबर। आज भी आने के ठीक पहले अंधेरी की कोई सोसाइटी है, उन्होंने फ्लैट तो ले लिया, बिल्डिंग की ओसी भी आ गई, हाँ। अभी उन्होंने सोसाइटी नहीं बनाया अच्छा। और मेंटेनेंस ज़्यादा ले रहे हैं। करेक्ट। और कुछ एलओटी जैसे हैं, उनको पोजीशन लेटर भी दिया नहीं। अच्छा। और उसकी वजह से उनको उनके नाम पर सोसाइटी या बिल्डर जो मेंटेनेंस बिल है उनके नाम पर रेज नहीं कर रहे, हाँ। पोजीशन लेटर नहीं। तो ये लीगल चीज़ें डिफेक्टिव हैं। बराबर है। अब वो कल किसी को बेचना चाहे, इमरजेंसी आ जाए हाँ, कि हाँ। मेरे को फ्लैट बेचना बेचना है, है। तो मे भी डिफ़िकल्टी आएगी उनको। बराबर। तो अभी उन्होंने मेरा, उनके जो कंसल्टेंट है प्रॉपर्टी वाले, वो पीछे 8 साल से मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कई केस सोल्व किए उनके। बराबर। उन्होंने मीटिंग रखी है उनसे मंडे को। अच्छा। तो ये नॉट ओनली मैं एक काम मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे से ज़्यादा उनके प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा, वो मुझे खुशी होती है। बराबर बात। मेरे को तो मेरी 38 साल के प्रैक्टिस में और आज 64-65 की एज में, करेक्ट। तो मेरे को एकम्प्लिशमेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा पीछे पीछे ऑटोमेटिक आता है। बराबर। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस। करेक्ट सर। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन रहते हैं कि यदि अगर हमारा बैंक लोन अप्रूव हो गया है, इसका मतलब ये बिल्डर भी सही है और ये प्रॉपर्टी का टाइटल है वो भी करेक्ट है, ये क्या ऐसा पॉसिबल है सर? ऐसा सही है? आप
क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल के हो, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि कितने ही लोगों को इसको ये क्वेश्चन टच कर रहा होगा। हाँ अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी बैंक लोन लिया और डिफ़ॉल्ट किया, हाँ चाहे बिल्डर डिफ़ॉल्ट करे या आप डिफ़ॉल्ट करो, करेक्ट। बैंक किसके पास आती है पैसा वसूलने के लिए? होम बायर के पास, बायर ये के पास जिसने लोन लिया उसमें है। उसमें कहीं कुछ लिखा क्लॉज में कि आप हमारे से फ्लैट के ऊपर लोन लिए हो तो आप पूरी तरह से सिक्योर्ड हर चीज़ से, नहीं अब आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, किधर लिखा हो? नहीं नहीं। तो प्राइमा फेसी हाँ मैं आपको काउंटर क्वेश्चन इसीलिए किया कि वो कभी भी इस बात का प्रूफ नहीं है हाँ कि सभी एंगल से प्रॉपर्टी सेफ है, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल। करेक्ट। हाँ, बैंक जो लोन देती है, बैंक के अपने पैरामीटर्स होते करेक्ट कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, आप ईएमआई भर पाओगे कि नहीं, बराबर भरोगे तो कितना अमाउंट तक भर पाओगे। बराबर। और बैंक लीगल के एंगल से क्या देखती है कि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, करेक्ट। उनके जो अप्रूवल्स चाहिए, अप्रूवल जो फ्लैट आप ले रहे हो वो अप्रूवल के अंदर है कि नहीं, बराबर। और बाकी के टाइमलाइन उन्होंने जो भी डिक्लेयर किए, तो बैंक ऐसा नहीं देखती कि वो ए कैटेगरी का प्रमोटर है या डी कैटेगरी का है। अच्छा। राइट। यदि उसके ब्लैक लिस्टेड हुए की रिकॉर्ड्स है, हाँ देन ओनली इन दैट केस बैंक में डिक्लाइन। अच्छा। उनके भी पास अपनी बैंक की हिस्ट्री होती है, करेक्ट। उनके भी बैंक के ऑल डेवलपर के कुछ ना कुछ पैरामीटर्स हुआ करते हैं। अच्छा तो वो उस एंगल से देखेगी तो वो बोलेगी इस प्रोजेक्ट में हम लोन नहीं दे सकते आपको। अच्छा। तो वो एक अलग पार्ट है। बट आपको लोन दे दी तो इस बात की कोई ये गारंटी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, टाइम पे पूरा होगा, आपको लीगली कोई तकलीफ नहीं आएगी। बराबर। बैंक को बैंक की टाइटल देखनी है, लीगल रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट। हाँ मतलब कई बार ऐसा होता है ना सर कि टू सम एक्सटेंट वो अच्छा इसलिए है हाँ कि कम से कम लीगल रिपोर्ट में जो प्रोजेक्ट के जो लीगल कंप्लायंसेस हाँ है, हाँ करेक्ट। तो वो एक्सटेंट में वो कवर होता है। मतलब टू वो सम एक्सटेंट यस। मतलब वो बैंक पूरा चेक कर लेती है कि लीगल टाइटल, जिस सर कई बार मैंने सुना है 20-20 25-25 साल पुराने रिकॉर्ड्स तक बैंक देखती है, चेक करवाती वो है। ऑब्वियस है, सर्च रिपोर्ट 30 इयर्स का होता है करेक्ट। ना। बैंक इवन बिल्डर भी अपनी रेरा टाइटल सर्च रिपोर्ट यहाँ पे लगाते हैं उनके फॉर्मेट अच्छा, में। हाँ। तो वो भी 30 इयर्स का होता है, टाइटल का फ्लो है, आज किसके नाम पर है, वो सब उसमें लिखा रहता है। अच्छा और साथ में बिल्डर को एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ती है 500 रुपये के बॉन्ड पेपर पे हाँ कि प्रॉपर्टी की लैंड की टाइटल क्लियर है, अच्छा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो देनी पड़ती है। अच्छा तो अब वो प्रोविजन ऐसा है जो रेरा के कायदे के अंदर है। अच्छा लेकिन साथ में रेरा ये भी बोलती है कि डिस्प्यूट है तो आप जितने भी कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं, हाँ उनकी भी चर्चा आप पोर्टल पे करो। अच्छा केस नंबर लिखो, कहाँ है, सिटी सिविल डिंडोसी कोर्ट है या सिटी का है या हाई कोर्ट का केस है या कोई और तरह का कंज्यूमर केस है या किस तरह के भी केस है। तो इट मीन्स द मोमेंट दोज लिटिगेशन डिटेल्स आर देयर, हाँ तो आपने खरीदा उस दिन वो थे डिटेल्स, और बाद में उन डिस्प्यूट के वजह से वो एक्सेलरेट हुआ और प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आई, तो बिल्डर तो एक लाइन में एक बोलने वाला है उनके कंसल्टेंट कि हमने तो सब पोर्टल पे डाला था कि ये डिस्प्यूट है। अब वो डिस्प्यूट के कारण प्रोजेक्ट हेल्ड अप हुआ, प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, वो तो अपना डिफेंस भी करने वाला है। अच्छा तो आप एज ए बायर आपको उसके सीरियसनेस को ध्यान में रख के कॉल लेना चाहिए कि अच्छा हाउ सीरियस इज द कंप्लेंट और द लिटिगेशंस अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। करेक्ट। काफ़ी कुछ इस पे डिपेंड करता है कि हाउ मच रिस्क यू कैन टेक। एक होम बायर यदि उसके पास पूरी ज़िंदगी की कमाई है हाँ और वो पैसा इसमें डालना चाह रहा है और लिटिगेशंस मल्टीपल हों, बराबर। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा उसको इसमें जाने के लिए। हाँ उसकी जगह यदि किसी और को एज ए इन्वेस्टर होम बायर है, हाँ उसको एक नहीं दूसरा घर खरीदना है या 5-6 घर खरीद रहे हैं, बराबर। और यहाँ पर XYZ डिस्प्यूट के वजह से उसको लग रहा है कि मुझे पैसे का फ़ायदा हो रहा है, हाँ और वो लगाना चाह रहा है, उसको डिस्कशन में मैं बताता भी हूँ कि ये रिस्क है और उसको देखना है कि ये रिस्क के सामने में प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, हाँ रिस्क वर्सेस बेनिफिट। लेकिन जो सिंगल होम बायर है, हाँ जिंदगी भर की पूंजी लगा रहा है, उसके लिए ये ऑप्शन है ही नहीं।
उसको तो अच्छा। घर ही मिलना चाहिए। हाँ नहीं मिला तो वो जिंदगी भर वो फिर रोड पे या भाड़े के मकान में कैसे बियर करेगा। हाँ, क्योंकि ये सब ये नोएडा वाले में सब तीन हाँ चार मतलब लाख होम बायर्स को ये प्रॉब्लम हुई थी, मतलब बिल्कुल, अप्रोक्सीमेटली। आप एकदम सही जगह आ गए। तो ऐसे नोएडा को बोल दिए तो पूरा सब जगह आ गया मतलब उसमें। इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया, तो रिप्रेजेंट नोएडा ने मतलब इतना बड़ा वो हो गया था सर करेक्ट नोएडा का केस, करेक्ट। कि मतलब वो प्रॉब्लम हो गई थी जो मेरे को सुनने में आया था। तो ये तो आज सीएमयू। आज महाराष्ट्र में हालांकि प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, हाँ। वो प्रॉब्लम इधर भी है। अच्छा। वहाँ की प्रॉब्लम यूनिक है। हाँ वहाँ पे कोई भी बिल्डर है तो वही जो आप बता रहे हो हजारों लाखों लोग सफ़र करते हैं। बराबर है। यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो फेज में नरमेर में 54,000 प्लस प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है। अच्छा। और ऑल इंडिया में समझो 54 मल्टीप्लाई 2 करते हो डबल, हाँ हाँ तो हाँ। ऑल इंडिया में इतने भी नहीं। तो इट अच्छा। मीन्स अकेले महाराष्ट्र लीडिंग द होल रियल एस्टेट इंडस्ट्री। ओ हो। सेकेंड स्थान मेरे को लगता है नोएडा ही होगा। अच्छा, आई सी। तो फिर इसके कारण एंड बॉम्बे इज ए डिसिप्लिन्ड मेट्रोपॉलिटन, और काफ़ी कानून के एक्सपर्ट्स, हाँ। सीनियर एडवोकेट्स, हम्म। काउंसिल बहुत ही इंटरप्रेट करते हैं और डीपली इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो यहाँ के कानून में यदि कोई भी चीज़ की कमी नज़र आती है हाँ हाँ तो आदमी को उस चीज़ की जानकारी के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए हाँ। और अपनी पोजीशन को देख के करना चाहिए। अच्छा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस। लेकिन सर दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था कि सर जैसे कई कई बार होम बायर के क्वेश्चन रहते हैं, इसके साथ में मैं एक और क्वेश्चन बाद में ऐड करूँगा फिर, कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रुपया डालें कि सर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में, मतलब क्योंकि एक लालच रहता है अंडर कंस्ट्रक्शन में, बिल्डर एक लालच देता है कि भैया ये मैं अभी कम रेट में दे दूंगा आपको, फिर ये 3-4 साल में जब बन जाएगा तो इसके रेट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएंगे। और ये बहुत कॉमनली देखा भी गया है, मतलब सारे व्यूअर्स भी इसी यही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इस चीज़ पे भी कुछ आपके व्यू। चिरंजीव जी, आपका ये क्वेश्चन मैं इस तरह से रिलेट करता हूँ कि बहुत ही वैलिड और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। बराबर। और बायर भी यदि अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करता है या ओसी आने के बाद डायरेक्ट उसमें पोजीशन के साथ में परचेज करता है तो ये उसका फेयर डिसीजन है। अच्छा। उसका डिसीजन अगेन आई कैन कम बैक टू द रूट पॉइंट। यदि वो ओसी वाले प्रोजेक्ट में लेता है तो ऑब्वियस है कि कंप्लीटेड विद नो डिस्प्यूट अ काइंड ऑफ थिंग। करेक्ट। आज वो डायरेक्टली घुसने के पोजीशन में है। और जब अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो उनको एक दिए हुए टाइम फ्रेम में बिल्डिंग बनेगी तब उनको पोजीशन मिलेगा। बराबर है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क और इवेल्युएशन ऑफ हैविंग द प्रोजेक्ट गेटिंग कंप्लीट, हाँ। ये उनके इस वाइज कैलकुलेशन को ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा। समझो आज मान लो 3 साल में प्रोजेक्ट तैयार होगा, हम्म। तो एक तो लेने वाला आदमी कौन है, हाँ। उनकी सैलरी क्लास है या मीडियम क्लास का, उसकी इनकम में से एक हिस्सा वो इंस्टॉलमेंट का पे कर सकता है, धीरे धीरे घर हो जाएगा। बराबर। एक साथ में घर 2 करोड़ 1.5 करोड़ उसके पास शायद ना हो, हाँ। तो करेक्ट। ये भी चैलेंज होता है, तो वो भी उसको देखना है। बराबर। प्लस बिल्डर यदि उन्होंने इवेल्युएट किया है रेस्ट ऑफ द थिंग आर रीजनेबली गुड, तो 3 साल है तो 4 साल, कभी तो घर वो रीजनेबल टाइम में बनेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल बनेगा नहीं या बराबर। पूरी तरह से इंस्टॉल्ड होगा। करेक्ट। तो ये सिम्टम्स हैं जो एक्सपर्ट्स के थ्रू उनको क्लैरिटी मिल सकती है और उसके ऊपर उनको डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, करेक्ट। लेकिन सर एक और बहुत कॉमनली देखा गया है कि बिल्डर कमिट तो करते हैं कि प्रोजेक्ट हम 4 साल में कंप्लीट कर देंगे, 3 साल में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन सर भले ही रेरा आ गया लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बिल्डर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। तो इस केस में होम बायर्स के पास में क्या क्या रेमेडीज है, क्योंकि सर रेरा तो होम बायर्स को ही प्रमोट करता है, इन्वेस्टर को भी नहीं करता है। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकली बहुत वैलिड है। हाँ। देखिए, मैं 2 पार्ट इसमें एड्रेस करना चाहूँगा। पहली बात, रेरा में फॉर एग्जांपल समझो 2018 में किसी ने रजिस्ट्रेशन किया, बराबर। और उसमें पोजीशन का डेट डाला 2025 दिसंबर, तो 18 टू 25 7 साल का टाइम डाला, बराबर। बावजूद इसके आज शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे हैं। हाँ बराबर। तो और ऐसे केस में क्या है,
आप जब बुक कर रहे हो, आप अपने हर चीज को देख समझ के बुक कर रहे हो, बराबर। तो ये कंटिजेंसी है कि प्रोजेक्ट लेट हो भी सकता है। अच्छा। अच्छा, अब बीच में कोविड आया 1 ईयर का, तो उस कोविड में मॉरिटोरियम पीरियड, कोविड फोर्स मेजर सर्कुलर महारेरा ने दिया 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। अच्छा। 1 साल वो डिस्टर्ब हुआ। तो जो प्रोजेक्ट आपको उन्होंने लिखा होगा 25 में दूंगा, तो 1 साल तो वैसे वो एक्सटेंड हो गया। हाँ, ऑफिशियली एक्शन। अच्छा, दूसरा, बिल्डर को एक्सटेंशन जो मिलती है, ये नहीं कि आपसे जो कमिट किया वो डिस्टर्ब होता है, नो। हाँ। उन्होंने जो प्रॉमिस किया, रेरा को क्वार्टरली कंप्लायंस देना है, अच्छा। सीए सर्टिफिकेट, इंजीनियर आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखानी है, ना दिखाए तो उसको कुछ पेनाल्टी लग सकती है। बराबर। तो ये कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए उनको एक्सटेंशन मिले, ऐसा कानून में लिखा है। इवन हाई कोर्ट ने भी एक नीलकमल रियल्टर्स के केस में उन्होंने जजमेंट दिया कि रेरा एक्ट में तो अप टू 1 ईयर का ही एक्सटेंशन प्रोविजन है, एंड अंडर सेक्शन 6 उसके बियॉन्ड था नहीं कुछ प्रोविजन। अच्छा। तो हाई कोर्ट ने दिया कि केस टू केस बेसिस you have to give the extension, otherwise how the project will get complete। हाँ, कम सही बात है। राइट। अब है कि वो एक्सटेंशन कंप्लायंस के लिए दिया है। हाँ। रेरा में यदि किसी एलओटी ने खरीदा और उसका दिसंबर 25 एग्रीमेंट में लिखा पोजीशन दूंगा, उसके लिए मीटर 1 जनवरी 2026 से इंटरेस्ट मिले वो चालू हो गया। हाँ। ऑटोमेटिक चालू नहीं होता है, उसको क्लेम लेना है तो ही शुड रेज दिस विद द बिल्डर। अच्छा। और बिल्डर यदि एग्री हो जाता है, सेटलमेंट कर रहा है, देने को तैयार है, वेल एंड गुड। करेक्ट। एंड बिल्डर कोऑपरेट नहीं करता है, देन एलओटी शुड फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द बिल्डर। अच्छा। अभी समझो कि 25 का डेट एक्सपायर हुआ नहीं, और वो उसको दिख रहा है कि अभी बिल्डिंग तो 20 माले की बननी थी, अभी तो इसका 10 माला भी नहीं हुआ, 24 दिसंबर तो चला गया। हाँ। तो अभी फॉर श्योर ये तो बनेगा नहीं, मैं अभी कंप्लेन फाइल करूँ। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिसमें अनेकों एडवोकेट्स के और अनेकों लोगों ने जो कंप्लेन फाइल किए वो रिजेक्ट हो गए। तो रेरा का प्रोविजन ये बोलता है कि इफ़ द प्रोमोटर डिफॉल्ट्स इन डिलीवरिंग द पोजीशन इन द स्पेसिफाइड टाइम विद ओसी, तो वो 25 का पीरियड आया नहीं, तो दे डिड नॉट डिफॉल्ट until that period is over, your cause of action doesn't come। अच्छा। तो you should file after appropriate time, first thing। सेकेंड, कुछ केसेस ऐसे भी थे कि बिल्डर उनको इंटीमेट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे सीमेंट नहीं मिला, बालू नहीं मिली, या हमारे अप्रूवल में डिले हो गया, एंड प्लीज गिव योर कंसेंट दैट यू आर अलाइंड विथ द डिले। अच्छा। और आपने लिख के दे दिया जो बोला सो, और उस समय आप जब कंसेंट दे रहे हो कि हमने डिले होने को एग्री कर लिया, तो देन यू आर लूजिंग योर राइट टू क्लेम द इंटरेस्ट। करेक्ट। तो आपको केयरफुल रहना है कि हम क्या साइन कर रहे हो और क्या साइन नहीं कर रहे। बराबर बात। यदि आपने साइन नहीं किया और बिल्डर कुछ भी भेज रहा है आपको, येट यू कैन सेफगार्ड योर इंटरेस्ट। अच्छा। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस। हम लोग काफ़ी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल के जजमेंट का सहारा लेके केस बिल्टअप करते हैं और पॉजिटिव ऑर्डर्स मिले। हाँ, मैंने जैसा बताया 98% में। तो एक्ट प्रोविजन के हिसाब से एलओटी को इस तरह सेफगार्ड करता है कि दे आर द इनोसेंट पीपल, दे आर लिस्ट अवेयर अबाउट द वेरियस रियल एस्टेट प्रोविजंस। रेरा इज वन ऑफ द एक्ट। उसके अलावे बहुत सारे एक्ट हैं जो रियल एस्टेट बिल्डर्स के ऊपर लागू होते हैं। ऐसा? तो बिल्डर के उन लॉ के बारे में बेचारा होमबायर क्या जाने। सही बात है। तो एक्ट में जो कुछ भी अलग अलग एक्ट्स में है, बिल्डर का एग्रीमेंट 150 पेज का रहता है। बराबर। उनके लैंग्वेज को पढ़े लिखे लोग को नहीं समझ में आते कि क्या लिखा है। सही है। बराबर। तो एक होम बायर सिंपली उसके ऊपर साइन ही करता है। करेक्ट। राइट। तो इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार ऐसे जजमेंट्स हैं, और वो लागू हुए लोअर कोर्ट्स में, कि बिल्डर ने कुछ ऐसे क्लॉजेज डाले हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए। अच्छा। तो देन कोर्ट सेज यूनिलेटरल क्लॉजेज कैन नॉट बाइंड द होम बायर्स। एंड वहाँ से वो रिलीफ उनको उनके फेवर में हो सके वो मिलती है। अच्छा। तो कई बार होम बायर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, बिल्डर तो सब कुछ लिखा के एग्रीमेंट में ले लिया, अभी हमारा क्या, तो डिले कर सकता है, इनसे फाइट करके कुछ फायदा नहीं। बराबर। ये
उनकी सोच को बदलनी पड़ेगी, बिकॉज देश बदल चुका है। हाँ। कानून सख्त हो चुके हैं, कानून में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं। कानून में नए नए कोर्ट, रेरा कोर्ट एकदम न्यूली क्रिएटेड बॉडी है, अच्छा, और बराबर। उनके कानून कायदे नए एक्ट के एकदम सख्त है। विद इन टाइम लिमिट, रीजनेबल टाइम ऑर्डर्स आ रहे हैं, और एलोटीज का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हुआ है। हजारों हजार 34,000 कंप्लेन महाराष्ट्र में फाइल हुए, और जिसमें से करीब 28,000 प्रोजेक्ट कंप्लेंट्स का ऑर्डर आ चुका है। उसमें यदि रिजेक्ट हुए होंगे तो एक मेरे को इंटरप्रेट करने का एग्जैक्ट नहीं है, बट मान लो 6-7 हजार रिजेक्ट हुए होंगे, बराबर। लेकिन 18-20 हजार फेवरेबल ऑर्डर हुए एलोटीज के फेवर में। अरे बाप, तो ये एलोटीज के फेवर में ऑर्डर हुआ तो उसको बेनिफिट है। और वो यदि बराबर है। कंप्लेन फाइल नहीं किए, जबकि हमारे यहाँ 54,000 प्रोजेक्ट्स हैं और 34,000 कंप्लेन ही फाइल है, यानी एक प्रोजेक्ट में एक कंप्लेन भी फाइल एवरेज नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि एलोटीज आर स्केयर्ड टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट द बिल्डर। उनको लगता है कि बिल्डर बुरा मान जाएगा, हमारा संबंध बिगड़ जाएगा, और बिल्डर तो बड़ा आदमी है, उनके पास लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, बराबर, और उनसे हम कहाँ जीत सकते हैं। करेक्ट। तो हम तो बहुत परेशान हो जाएंगे, तो उस डर के मारे वो। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने लिए खड़े ना हो सकें, जबकि लोग, आप आज की डेट में मैं बताऊं कि आई एम बेनिफिटेड अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्रोविजंस। सारे कंप्लेन ऑनलाइन फाइल होते हैं, बराबर। सारे कंप्लेन की हियरिंग ऑनलाइन होती है। बहुत बढ़िया सर। कभी हमें महारेरा के ऑफिस में जाके अटेंड करना नहीं पड़ता है। अच्छा, कोविड के पहले था, बट कोविड आने के बाद में एवरीथिंग इज ऑनलाइन। बहुत पेपरलेस ऑफिस है हमारा। बहुत बढ़िया। मैं पेपर, क्लाइंट बोलते मैं एग्रीमेंट भेजता हूँ, मैं मना करता हूँ, आप मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजो। सही, आई एम accustomed टू सी द सॉफ्ट कॉपीज। करेक्ट। एक टाइम था जब सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी के बगैर अंडरलाइन किए हुए पेपर, स्टिकर लगाए बगैर काम नहीं चलता था। करेक्ट। अभी वो सब कुछ जरूरत नहीं। अच्छा, और ऐसा सिस्टम हो गया है, हमारे जितने भी स्टाफ है सब ऑनलाइन लैपटॉप दिया हुआ है। करेक्ट। ऑफिस हम जाते भी नहीं है, ऑफिस है वहाँ पे, एक तो जूनियर स्टाफ को रखा, कोई तरह का पेपर वर्क, किसी कोई आ गया चला गया, एक ऑफिस तो होना चाहिए, तो बोलेगा ऑफिस भी नहीं है। करेक्ट। और आज जो पुरानी ऑफिस, छोटी मोटी ऑफिस से ही हमारा काम, और वो भी कोई नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जरूरत ही नहीं हमको ऑफिस। करेक्ट। तो आई मीन टू से टाइम हैज चेंज, and LOT should be aware about their own protections provided under the RERA Act. जब तक वो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, 99 उनके बेनिफिट्स वेट कर रहे हैं। बराबर। और वो बेनिफिट क्या है, किस तरह मिलेंगे, उनके दिए हुए मेटर्स में वो एक्सपर्ट लोगों से बात करके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। बराबर, करेक्ट, सही बात है। एंड सर, क्या जैसे होम बायर को अपनी पूरी सेविंग एक घर खरीदने में लगा देनी चाहिए सर? पूरी सेविंग घर खरीदने में लगा देनी चाहिए या नहीं लगा देनी चाहिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सब पे लागू नहीं होता है। यदि आप बहुत ही एक मीडियम और पुअर कैटेगरी के लोग को देखेंगे तो वो पूरा मेहनत इसलिए करते हैं कि एक छोटा सा घर हो जाए। बराबर। तो उनके लिए 1 BHK का घर भी हो जाए, और यदि वो समझो मेन जगह पे ना लेके मीरा भाईंदर रोड में, चाहे विरार में, या और उससे आगे लेते हैं, तो उनकी बजट में 30-35 लाख रुपए में घर मिलेगा। बराबर। तो वो उतना है ही नहीं उसके पास, तो बचाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, किसी तरह लेंगे। लेकिन कोई ऐसा है जिनके पास 5 करोड़ रुपया है, बराबर, और उनका घर भी ऑलरेडी है, अब उनको बड़ा घर लेना है और बड़े अच्छे बिल्डिंग में लेना है, तो उनके पास चॉइस है कि वो पूरा पैसा लगाए कि होम लोन ले, या किस तरह से उसको यूटिलाइज करे कि वो ऑप्टिमम रिटर्न एंड घर मिल सके। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन अपना घर एक हो, उसके लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अपना पैसा लगा के, और इवन बैंक का होम लोन भी मिले, और उसको लगे कि EMI का जो आने वाला है और उनकी इनकम से वो रिटर्न EMI पे कर सकते हो, तो अपना घर लेना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि हर 10 साल पे आप प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करो तो वो मल्टीप्लाई हुई है। जो प्रॉपर्टी आज से ठीक 10 साल पहले देखेंगे तो वो भाव पे आज अवेलेबल नहीं है।
बराबर 20 साल पहले जाएंगे तो और कम था, और कम था। और बराबर 50 साल पहले चले जाओ तो लोग कुछ हजार रुपये में घर खरीदते थे। बराबर तो ये वैल्यू कोई आज के लिए नहीं है, हम्म। ये एक रेशियो बता रहा है कि आपका अपना घर होगा तो आने वाले टाइम में बढ़े हुए रेट पर आपको रेंटल कॉस्ट बहुत होने वाली है। हाँ आपकी कोई भी मजबूरी आ गई कि इनकम कम ज़्यादा हो गई बराबर तो एटलीस्ट अपना घर तो है आपके पास। हाँ बैंक का लोन पे कर रहे हो तो धीरे धीरे वो घर आपका अपना होता जा रहा है। करेक्ट तो इट्स माय सजेशन कि एक घर हो सके ऐसी कोशिश जिनके पास नहीं है करनी चाहिए। बराबर। मतलब एक घर होगा तो मतलब आपको एक मेंटल पीस रहता है कि कहीं कुछ यस, हुआ तो वहां पे चल के वहाँ आ कोई सकते। कंप्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको शेयर में लगाना जरूरी है ऐसा नहीं है। बराबर घर होना एक नीड है, हर करेक्ट आदमी की रोटी कपड़ा और मकान ये बराबर है। बेसिक नीड है। वेरी ट्रू सर। इट्स नॉट कंप्रोमाइजेबल। करेक्ट अपना घर है, एक ईंट आप लगाते हो या खिला ठोकते हो ना तो बाहर से आदमी आता है 200 रुपया लेके जाता है। हाँ लेकिन अब जब अपना घर हो गया तो आप एक प्लान्ड वे में जो भी काम करना हो एक साथ खर्चा करके फिर आप 2-5 साल तक निश्चिंत हो सकते हो। बराबर तो बराबर ये आपका मेरे को लगता है कि सब्जेक्टिव मैटर है हम्म। एंड अकॉर्डिंगली लोगों का अपना डिसीजन होता है। बराबर। लेकिन सर एक और चीज़ है कि घर क्या हमें रेंटल यील्ड के पर्पज से खरीदना चाहिए क्या? जैसे एक घर है मेरा ऑलरेडी, अब मैंने एक घर और खरीद लिया कि चलो मेरे को कुछ रेंटल इनकम आ जाएगी उससे, तो मैं खरीद लेता हूँ। देखिए ये काफ़ी हद तक लॉजिकल है। हम्म। क्योंकि सबसे पहले तो रियल इस्टेट आपको विजिबल है ना। हाँ बराबर। और यदि अदरवाइज इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस चेक करें, हम्म। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सेफ है, बराबर बट रिटर्न बहुत कम है। है। वेरी ट्रू। इन्फ्लेशन के सामने रिटर्न कम है तो आपके 3-4% बढ़ेगा और इन्फ्लेशन 6% है बिल्कुल। तो आपके 10 साल में लगेगा कि हम पैसे में नीचे चले गए। हाँ बिल्कुल। ऊपर बढ़ा बट नीचे। शेयर बाजार में जाते हैं तो इट्स अगेन वेरी रिस्की, हम्म। मल्टीप्लाई भी हो सकता है बराबर। और आपके ज़मीन खिसक सकती है। करेक्ट। तो आदमी को, इन्वेस्टर्स को वाइज डिसीजन लेना चाहिए हाँ कि हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं, एक रेशियो तय करना चाहिए। बराबर और जहाँ तक है रियल इस्टेट सामने दिखता है, बराबर है। हाँ यदि डिस्प्यूट फ्री है तो एक पीस ऑफ माइंड है। बराबर है। उन्होंने मान लो 2 करोड़ लगाया, उनको समझो 60-65 हज़ार का रेंट मिल रहा है तो रेशियो ऑफ रिटर्न इज वेरी पुअर। हाँ 60 × 12 करते तो 7 हज़ार 7 लाख 20 हज़ार हुआ बराबर। तो 2 करोड़ का 3.5% हुआ। हाँ तो ये गणित एक हद तक जरूरी भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन जो हो रही है हाँ हाँ तो वो आपके लिए गेन है। हाँ और करेक्ट। दूसरा, हम्म। आप यदि बैंक में या शेयर में या कहीं और रुपया रखते हो, हाँ हाँ आपका कोई जितने फ्रॉड हो रहे हैं, बैंक बैलेंस जीरो हो जा रहा है कोई भी कारण से, तो एटलीस्ट प्रॉपर्टी आपके नाम पर जीरो होने दी। आज तो ऐसा फ्रॉड नहीं है, हाँ यदि कल कुछ होता है तो मुझे नहीं पता, बट आपके नाम पर प्रॉपर्टी है तो उन होने वाले फ्रॉडुलेंट चीज़ों से भी सेफ गार्डेड हुआ। और बराबर। एक फिक्स इनकम है, मान लो आप हम्म। घर में लग रहा है कि मुझे 1 लाख रुपया महीने खर्चे आ जाए हम्म। तो आप एक लगा दिए और आपके रेंट इनकम आ रही है तो यू आर सेफ गार्डेड, बराबर। एप्रिसिएशन भी हो रहा है। हम्म। अब है कि आप बॉम्बे में रहते हो, मलाड में, और प्रॉपर्टी बेंगलोर में खरीद रहे हो, हाँ तो वो सब एक बहुत बड़ा सेकंड घर के पीछे की सोच है कि मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ। बराबर। मैं मेरे रीच में हो, ये सब एडवाइजेबल है हम्म। कि विद इन रीच हो, आपके नज़र से दूर है तो कोई ऑक्यूपाई कर लिया तो उसके फिर कंसिक्वेंसेस है। हाँ कोई आदमी रेंट पे रहा, खाली नहीं कर रहा, रेंट भी नहीं दे रहा है, तो कानून रहने के बावजूद भी आप कानून के थ्रू वैकेट कराओगे, लड़के रेंट लोगे तो आपके डिस्प्यूट में आ गए। तो बराबर है। कई चीज़ें हैं, बहुत देखना भी पड़ता है कि आप दूसरा ले रहे हो तो आप किस तरह उसको मेंटेन कर रहे बराबर। लेकिन सर ये घर खरीदना ये इमोशनल डिसीजन होना चाहिए कि फाइनेंशियल? मतलब कई कई बार होता है कि घर खरीदना है तो सोसाइटियल प्रेशर इतना रहता है कि आदमी इमोशनली खरीद लेता है, मतलब ऑब्लाइज हो जाता है कि नहीं खरीद लेते हैं। करेक्ट। हो। देखो इमोशनल कई बार बहुत वैलिड है, हम्म। लेकिन ऐसे वाइज डिसीजन तो फाइनेंशियल हमेशा लागू होता है। बराबर। और जहाँ इमोशन है वहाँ पे भी फाइनेंशियल डिसीजन टू सम एक्सटेंट लागू होता है, हाँ हाँ राइट। करेक्ट। और इमोशंस कहाँ ज़्यादा काम करता है, अब जैसे आप घर में, समाज में
और हर जगह पे जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, हाँ हाँ कोई के मुंह से लगे कि वो सब अपना अपना घर है, अपनी गाड़ी है, हाँ उस जगह पर आप मकान, भाड़े के ही मकान में रह रहे हो, और हाँ। आपको लगता है कि आई एम कंपेयर्ड और हमारे सोशल वैल्यू नहीं है, तो वो सब इमोशंस मैटर तो करता है वहाँ पे। हाँ आपको पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अपना घर है, उसके बाद आप दूसरा घर ले रहे हो नहीं ले रहे हो, वहाँ इमोशंस से घर ले रहे हैं, उसका महत्व कम हो जाता है। अच्छा। फिर आपके फाइनेंशियल्स को फोकस करके ही ज़्यादा डिसीजन स्ट्रॉन्ग करें तो आपके लिए अच्छा है। बराबर बराबर। दिस इज माय ओपिनियन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ। एंड सर इसके अलावा एक और चीज़ था कि ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। क्या होता है सर, बिल्डर कॉलोनियाँ काटता है, बराबर, और कुछ कॉलोनी के कुछ प्लॉट्स एज एन इन्वेस्टर कुछ लोग खरीद लेते हैं। मान लीजिए बिल्डर ने 10 एकड़ का कॉलोनी काटी, 10 एकड़ में से 2-3 एकड़ के कुछ इन्वेस्टर ने प्लॉट्स खरीद लिए वहाँ पे, फिर वो जो इन्वेस्टर है वो प्लॉट्स आगे बेचता है। तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है। और क्या होता है कि व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि ठीक है, हम बिल्डर से ना खरीदते हुए हम इन्वेस्टर से खरीद लेते हैं और फिर हम आगे बेच देंगे, कुछ रुपया कमा लेंगे इस बीच में। कई कई बार सर रुपया कमाया भी है, लेकिन कई कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो कॉलोनी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, बराबर, बिल्डर का अकाउंट एनपीए हो गया है, कई कई बार इन्वेस्टर ने चीट कर दिया है, बराबर, कई कई बार वो प्लॉट मिला ही नहीं है, कई कई बार उसके लीगल टाइटल क्लियर नहीं है। तो इस पर कुछ आपका मतलब मैं व्यू पॉइंट जानना मैं चाहूँगा। आपको मेरे जो बिगनिंग में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हाँ कि अभी उसमें खाली इतना ही ऐड करता हूँ पहले कि प्लॉटिंग, हाँ बंगलोज, हाँ। रो हाउसेस, हम्म, अपार्टमेंट्स, हाँ फ्लैट्स, करेक्ट। शॉप, हम्म offices, commercial premises, हम्म। everything is covered in the definition of apartment ओ, under the RERA. इन अच्छा सब को अपार्टमेंट का नाम दिया। अच्छा एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड इज द इंडस्ट्रियल स्टेट। अच्छा रेस्ट ऑल अदर थिंग्स आर कवर्ड अंडर रेरा। अच्छा। अब है कि समझो किसी बिल्डर ने प्लॉटिंग, जैसा आपने बताया, हाँ अब बिल्डर को प्लॉटिंग करना है तो दे नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी, करेक्ट। राइट। हाँ अभी समझो उन्होंने रजिस्टर किया तो अगेन कम बैक टू सी द प्रोजेक्ट, सी द महारेरा साइट, बराबर है। टेक योर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हाँ क्या बिल्डर की स्टैंडिंग है, हम्म, लिटिगेशंस है, अप्रूवल्स है, कितने दिन में वो बना के देने का डिक्लेयर किया है, बराबर क्या क्या फैसिलिटी देने वाला है, स्ट्रीट लाइट है, रोड लाइट है, ड्रेनेज सिस्टम है, बाउंड्री वॉल्स है, बराबर है। सिक्योर्ड गेट है, गेटेड कम्युनिटी है, हाँ या कोई इंटरनेट की फैसिलिटी है, बराबर क्या है। क्या उसने प्रॉमिस किया टू डेवलप दी प्लॉट। यदि उस प्लॉट पर जो कुछ भी आप हाँ सिंपली प्लॉट के नाम पर कुछ भी खरीद के आ रहे हो, हाँ और कई प्रमोटर इन जो चीज़ों का मैंने चर्चा किया वो है, प्लस कॉमन कोई स्विमिंग पूल या कम्युनिटी हॉल या कुछ और भी वो देने की बात कर रहा हाँ हो, बराबर। तो वो आपकी वैल्यू बढ़ाता है। वो सिक्योरिटी में मान लो कि जो प्लॉट है आपके नियर टू सिटी है, सेफ गार्डेड है, जाने आने की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, तो वैल्यू बढ़ाता है। बराबर है। जंगल में है तो आप सेकेंड होम कर सकते हो, हाँ तो आपकी रेट कम लग रहे हो और बाकी की चीज़ें ओके लग रही हैं, तो आपको सेकेंड होम में इंटरेस्ट है तो यू कैन टेक इट। हाँ तो एक कोई जो आपने बताया कि सेकेंड बायर ने लिया 3 एकड़ ज़मीन और वो रीसेल किया, तो अगेन यहाँ पर आप रीसेल में ले रहे हो, हाँ बट द प्लॉट बिलोंग्स टू होम, प्रमोटर। करेक्ट। आप जब किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो और उस प्लॉट में उस बिल्डर का एनओसी साथ में आप कंपलसरी ले लो, बिकॉज जो दैट प्रोजेक्ट इज नॉट येट कंप्लीटेड। करेक्ट। एंड जब बिल्डर एनओसी दे रहा है, फॉर ऑल द कंसिक्वेंशियल इम्पैक्ट बिल्डर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। हाँ इफ यू आर नॉट टेकिंग, तो कैसे वो सेकेंड बायर के दिए हुए कमिटमेंट को बिल्डर क्यों फुलफिल करे? सही बात है, वेरी राइट। ट्रू। तो इट इज द ओनर्स ऑफ द बायर शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता ही नहीं था। बराबर है। बिल्डर के साथ मैंने खरीदा, लेकिन आप साथ खरीदे ओरली बता रहे हो, हाँ राइटिंग में जॉइंट एग्रीमेंट नहीं बना, बराबर है। कन्फर्मिंग पार्टी नहीं है, हाँ जो होना चाहिए साथ वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए बराबर। बिल्डर उसके साथ था, बिल्डर ने मुझे बोला कि आप ले लो, मैं बैठा हूँ,
बराबर। आपने रिकॉर्ड करो, आपको जैसे पहले मैंने कुछ बताया कि आप मेल कम्युनिकेट करो, आप दोनों साथ थे, आपके कहने पर मैं सेकेंड बायर का फ्लैट ले रहा हूँ या प्लॉट ले रहा हूँ, हाँ एंड ये ऑब्लिगेशंस इस पूरे प्रोजेक्ट को जैसा कंप्लीट होना है ये इधर भी लागू होगा जैसा आपने एश्योर किया, बराबर। एंड करेक्ट। एंड प्लीज एक्नॉलेज द मेल, हाँ करेक्ट। something like that if you are sending and he is there and yet not giving you reply, फिर भी हम लड़ सकते हैं आपके बदले बराबर। कि आपने इस तरह का काम किया और उसने बाद में बोल दिया हमने कहाँ जवाब दिया, तो भी being present and not saying anything is considered as a deemed consent. तो हाँ हम उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को माध्यम से हम इस बिल्डर को वहाँ अंदर में ले सकते हैं कि ही इज स्टिल रेस्पॉन्सिबल। बराबर। क्योंकि सर होता क्या है कि जब होम बायर जब खरीदता है एज इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो कई कई बार सर उनको प्लॉटिंग भी नहीं मिलती है, मतलब कौन सा प्लॉट आपका रहेगा ना इतने बड़े प्रोजेक्ट में, उनको ये भी नहीं पता रहता कि हमारा प्लॉट कौन सा है। बस वो रुपए दे देते हैं, अपना एक टोकन अमाउंट बस बुक हो गया है कि हाँ आपके नाम से इतने बाय इतने स्क्वायर फीट का ये हमने बुक कर दिया, लेकिन एक्चुअल एरिया भी नहीं पता रहता नहीं, उनको। तो आप जैसी बात कर रहे हैं ना, तो हाँ ये वैसा जैसा रेरा के पहले था। हाँ कैसे था, इफ यू आर बाइंग, आपको समझो उस समय 1 करोड़ का फ्लैट है, तो हाँ। आपको 50 कैश लगेगा अच्छा। और 50 में एग्रीमेंट होगा। हाँ हो गया, खुल्लम खुल्ला था डील, बराबर। कभी 50 है, कभी 60 कैश है, कभी 40 कैश है, हम्म। बट ये था। आज की डेट में ये रेशियो नेग्लिजिबल हुआ या बहुत कम हो गया, अच्छा। राइट। तो आज की डेट में डिमोनेटाइजेशन का भी इफेक्ट है, बराबर। प्लस कई लोग बोलते हैं हमको होम लोन लेना है, हाँ मेरे बजट में इतना लोन बैठेगा, इतना परसेंट मैं देने वाला हूँ, तो बराबर। ये सब चीज़ें उसमें कवर होती है। तो कई कारण है जो कैश कंपोनेंट बहुत कम हो गया है, अच्छा। और यदि आप कैश कंपोनेंट पे करते हैं तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आप क्लेम रेरा में तो नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट वांट टू प्रमोट सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, नंबर 1। हाँ नंबर 2, कैश बोल ही दिया तो वहाँ पे आपके बुक्स में भी नहीं है पे किया हुआ, इनके बुक्स में रिसीव नहीं है। बराबर है। जब आप चेक और आरटीजीएस या और कोई मेथड से पे करते हो तो यू आर गेटिंग द मनी रिसीव्ड। करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड। इसीलिए एक तो वो अवेयर होना चाहिए, हो सके जहाँ तक हम्म। इन चीज़ों से दूर होना चाहिए, कैश हाँ। ट्रांजेक्शन से। अच्छा। नंबर 2, आप ले रहे हो तो अगेन एक जानकार आदमी के थ्रू लो। यदि आप नहीं जान रहे हो कि मैं खरीद रहा हूँ, बिल्डर जो दे रहा है सबको बोल रहा है कि मैंने देखो ऐसा लिख के दिया है, बराबर। आपको भी दे रहा हूँ, ना कोई प्लॉट नंबर है, ना हाँ कोई आपको पता है कि मैं कौन सा हिस्सा खरीद रहा हूँ, करेक्ट। देन ऑब्वियसली देयर इज ए डिफेक्ट हाँ। फ्रॉम योर पर्टिकुलर एंगल, इट्स ए डिफेक्ट। आपने ले लिया और इनोसेंटली ये सब गलतियां हो गई, तो इमीडिएटली रीच टू अ प्रॉपर कंसल्टेंट एंड फाइल रिड्रेसल कंप्लेंट। अच्छा। रेरा विल एड्रेस इट, हाँ बिकॉज promoter cannot do unfair practice under section 7 subsection 1 clause C define few practices which are not fair. अच्छा। It can be fraudulent activity, पैसा ले लिया गायब होने वाला है, बराबर है। या फिर आपने रेरा के साइट में देखा ABC नाम लिखा है और ये रसीद दे रहा है XYZ के नाम पर। हाँ सही बात है। अच्छा, वो बिल्डर बोल रहा है दोनों मेरा ही है। बराबर। तो अब आपको समझना चाहिए कि आप रेरा के साइट पर जो नाम पे कंपनी चल रही है उसकी प्रॉपर्टी का रसीद लेना चाहते हो या नहीं, वो आप नहीं बोल रहे हो और वो दूसरी प्रॉपर्टी की दे रहा है और उसके ऊपर साइन भी किसी और का कर रहा करके दे रहा है, करेक्ट। वो लेगा ये भी मेरा ही है, बट साइन कर रहा कोई ऐसा स्टाफ को रखा है जो 4-6 साल के बाद में गायब हो जाएगा। तो आपको किसका साइन है वो भी करना मुश्किल होगा। सही बात है। और आप केस करोगे तो फ्रॉड का केस होगा। रेरा बोलेगी आपने तो किसी XYZ से खरीदा माल, विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद रेरा, एंड देयर वाज नो कंप्लेन ऑफ सोर्स कंप्लेन, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का कंप्लेन वो भी नहीं। तो नाउ यू कांट गेट रिलीफ विद द रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। बराबर। लेकिन तो, सर कई बार क्या होता है, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो होम बायर हैं वो रेरा रजिस्ट्रेशन के पहले, क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि अगर हमने आज नहीं खरीदा तो जिस रेट में आज मिल रहा है ये रेट चले जाएगा। मतलब इन्वेस्टर भी, जो सेकंड बायर, जो सेकंड इन्वेस्टर है, वो इतना इनको इंडल्ज कर देता है कि अभी खरीद लोगे तो इस भाव में दे दूंगा, अदरवाइज मैं
जब ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली आ जाएगा और रेरा रजिस्टर हो जाएगा तब आपको ये भाव में नहीं मिलेगा। देखिए ये जो ल्योरिंग टेंडेंसीज है हाँ उसको कहीं ना कहीं आदमी को सेक्रीफाइस करनी चाहिए। हाँ जब समय आया है, लॉ आपके लिए बना है बराबर। और आपको रेड सिग्नल है, आप बोलोगे कि मैं निकल जाऊंगा तो सबसे आगे रहूंगा, हाँ तो आप ब्रेक तो कर रहे हो सिग्नल को। जहाँ तक आज एज ए होम बायर हो बराबर। तो सिग्नल क्या है, डोंट बाय इन द अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, सिग्नल ही है। हाँ। रेरा वेरी क्लियरली सेज बराबर। डोंट बाय इन द, समझो उसने आपने खरीद लिया और कभी उस प्लॉट का अप्रूवल भी नहीं आया, हाँ ठीक है, उसने बोला और आपने उसकी बातों में खरीद लिया बराबर। कि रेरा नंबर आएगा तो दाम 25% बढ़ा दूंगा मैं, सही है। और उस डर से आपकी 25% ज़्यादा न लगे, आपने 75 रुपये दे दिया उसको, बराबर। तो 75 रुपये की रिस्क आपने ले ली। करेक्ट। कल वो प्रोमोटर, आपने कंप्लेन भी रेरा में किया, मैंने ऐसे कई कंप्लेन किए जो बिल्डर को डायरेक्शन मिला कि यू रजिस्टर योर प्रोजेक्ट, लेकिन रजिस्टर होने के कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा। जैसे आईओडी, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल्स, वो होना। ये क्या होता है सर? वो प्लानिंग अथॉरिटी, जैसे बीएमसी मान लो आप बॉम्बे में, नगर पालिका, नगर निगम। नगर निगम, हाँ। या ग्राम पंचायत, या हाँ। एसआरए अथॉरिटी, महाडा अथॉरिटी, सिडको, ये हाँ। सब प्लानिंग अथॉरिटी है। अच्छा। जो आप क्या प्लान करने वाले हो वो वहाँ अप्रूव होता है। अच्छा। तो प्लानिंग अथॉरिटी ने आईओडी के बाद में आपका होता है सीसी, कमेंसमेंट। अच्छा। आप कंस्ट्रक्शन कमेंस कर सकते हो। अच्छा। वो आपको नहीं मिला। आपको आईओडी मिल गया कि आपके पास इतने फ्लोर का आप कंस्ट्रक्शन, या इतना टोटल बिल्टअप एरिया। आपने ये क्वेश्चन पूछा कि प्री लॉन्च, हाँ। जिसको अप्रोप्रिएट वर्ड बोले, बिल्डर बोल रहा है कि रेट बढ़ जाएगा। बराबर है। ब्रोकर या आप उनके कंसल्टेंट लोग आपको कन्विंस, या होम बायर को कन्विंस कर रहे हैं कि ये अभी जो भाव दे रहा है ये 25% बढ़ जाएगा और रजिस्ट्रेशन होगा रेरा में। बराबर है। अब आपको मन में हलचल है कि यार 25% लेना तो है ही है, बराबर है। बिल्डर का नाम भी है, बहुत से लोग ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हाँ हूँ। वही। तो अब आपके लिए लोग तो यहाँ 140 करोड़ है, करेक्ट। लोगों की कोई कमी नहीं है, और भीड़ में आप जा रहे हो या आप अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हो। लॉ बना है, लॉ के अंदर दायरे में काम करेंगे तो लॉ प्रोटेक्ट करता है। बराबर। आप खुद इंडल्ज हो रहे हो इलीगल काम में, एक तरह से अपने रिस्क ले रहे हो। समझो रेरा में रजिस्टर्ड होने के कुछ कंडीशंस है। पहला तो समझो अप्रूवल है बहुत तरह के, उसमें एक इम्पोर्टेंट अप्रूवल है आईओडी, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, या आईओए। अच्छा। मतलब तो इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, ये दो अलग अलग अथॉरिटी इस प्रकार के डॉक्यूमेंट देती है। ये डॉक्यूमेंट हुआ कि उस प्लॉट के ऊपर आपके पोटेंशियल है या इतना कंस्ट्रक्शन परमिसिबल XYZ, बट परमिशन टू कंस्ट्रक्ट उसको सीसी बोलते हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। तो वो दूसरी प्रक्रिया पूरी करके वो लोग लेके आते हैं। बराबर। तो जब तक वो सीसी नहीं आएगी, हाँ, आपने पैसा दिया, आपने केस फाइल भी कर दिया, बराबर, तो बिल्डर बोलेगा जाओ कोर्ट में फाइल करो, बिकॉज ये प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेबल है ही नहीं। अच्छा, अप्रूवल ही नहीं उनके पास। बराबर है। एंड व्हेन दे विल गेट, वो ऑर्डर में लिख के ये भी दे देंगे, व्हेन यू विल गेट द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ द कमेंसमेंट यू रजिस्टर विद इन सो एंड सो टाइम। राइट, डायरेक्शन दे दिया, बट यू गॉट स्टक। सपोज उसको 2 साल लेना नहीं, तो आपके पैसे तो उसको यूज हो रहे हैं। हाँ, बराबर है। जब वो लेगा आपके दिए हुए पैसे के हिसाब से आपको अलॉट कर देगा। तो आपका कभी ये सोच भी नहीं था कि आज मैं ले रहा हूँ, रेरा में रजिस्ट्रेशन होने में 2 साल लगाएंगे। अरे बाप, समझ गए? तो आई मीन टू से आपको एज ए होम बायर बी स्मार्ट एंड गो एज पर द लॉ। एंड जो प्रॉपर जानकार हैं, कम से कम उससे आप राय लेके काम करो। हाँ, क्योंकि सर होता क्या है कि जब रुपए देने की बारी आती है, मान लीजिए कंसल्टेंट को 5-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, XYZ जो भी छोटा अमाउंट है, एक ये मैंने जनरल टेंडेंसी देखी है सभी में कि ये छोटे अमाउंट नहीं छूटते, लेकिन लाखों रुपए, करोड़ों रुपए वन शॉट में बिल्डर्स को दे देना अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट में, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ लालच। करेक्ट, मतलब उनसे छोटे छोटे अमाउंट खर्चा नहीं हुआ जाता है, पर लेकिन ऐसे बड़े बड़े अमाउंट बिगर सोचे समझे, मतलब लालच, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड के कारण। देखो क्या होता है ना कि पूरे अपने
लार्जर फ्रेमवर्क में हम देखने को जाएं तो वो माइंडसेट हम मोस्ट इंडियंस का वैसा है, हाँ क्योंकि हमने कभी अपने खुद डिसाइड करते हैं। आप यही चीज़ आप अमेरिका चले जाओ हाँ तो कोई भी काम करने से पहले वो ओपिनियन लेंगे, बराबर है। प्रोफेशनल एडवाइस के बगैर कोई काम नहीं करते वहाँ पे। अच्छा तो उनको पता है कि वो जो कमा रहे हैं उनके लाइन में वो बेस्ट अपना जो भी मेहनत करके बराबर। जो काम करना चाह रहे हैं उसमें जो कोई फंस ना जाए, हाँ न तो उनके पास इतना टाइम है बराबर न उसको दिए हुए को रिकवर करने के लिए फिर फर्दर कुछ लिटिगेशन में जाना है। बराबर है। तो वो कल्चर अपने यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। नंबर वन, बराबर। यहाँ का कल्चर कैसा है, पहला बिल्डर भी अनरजिस्टर्ड अनरेगुलेटेड इनडिसिप्लिन थे, बराबर है। और रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी उसी प्रकार के अधिकतर थे। हाँ हर एक जगह पे कुछ एक्सेप्शंस है, बराबर। राइट। तो वो एक्सेप्शंस की बात करके फायदा नहीं। बराबर। प्रॉब्लम तो आती है जब इनडिसिप्लिन और अनरेगुलेटेड लोगों के साथ आप व्यवहार करते हो, बराबर है। तो उनका फ्रॉड करना, चीट करना और अपने बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट को बढ़ाना, उसका वो इंटेंट होता है। बराबर। और आपको दिखाता है कि आपको फायदा होगा, हाँ और आप उस लालच में उसके साथ में बुक हो जाते हो। बराबर है। करेक्ट। तो उससे बचना चाहिए। अच्छा। आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए या ओसी वाले में, वो फिर भी काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये कोई भी हालत में अच्छा डिसीजन नहीं है कि रेरा रजिस्ट्रेबल प्रोजेक्ट प्री लॉन्च जो पहले कभी हुआ करता, रेरा आने के बाद कंप्लीटली बंद है। अच्छा। अब कोई करते हैं तो वो इलीगल है ओ आई सी। एंड अनसोलिसिटेड है। करेक्ट। लेने वाला यदि उसमें फंसता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि रेरा हमें हेल्प करे, तो रेरा में क्लियरली सेक्शन 3 बोलता है बिल्डर के ऊपर ऑब्लिगेशन है, दे कैन नॉट सेल, मार्केट, एडवर्टाइज, अच्छा। ऑफर फॉर सेल बिफोर रजिस्टरिंग द प्रोजेक्ट विद महारेरा और रेरा अथॉरिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इफ दे डू सो, तो उनके कंसिक्वेंशियल इम्पैक्ट है सेक्शन 59 में, जहाँ की अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी इम्पोज्ड एज ए पेनाल्टी। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ, यदि वो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेबल भी नहीं है, रजिस्ट्रेबल भी नहीं है, हाँ फिर भी वो बेच रहा है, तो रेरा बोलेगी कि मैं पेनाल्टी किस बेसिस पर लगाऊं, क्योंकि मैं अभी उसको डायरेक्शन भी नहीं दे सकता कि तुम रजिस्टर करो। अरे बाप रे। हाँ सही है। देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशंस। वन सिचुएशन इज project is registrable and having the valid documents like CC and all those things, and then they can direct them to register within 30 days or 60 days. Correct. And some levy some penalty also. बराबर। यहाँ पर वो मार्केटिंग कर रहा है, इलीगल कर रहा है, हाँ तो आपका ये मैटर कोई और कोर्ट में जाके हैंडल करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बराबर। बिकॉज रेरा में वो प्रोजेक्ट जब तक रजिस्टर नहीं होगा तो रेरा के पोर्टल पे उसका रिकॉर्ड कैसा क्रिएट होगा। जब तक वो नहीं है रजिस्टर्ड तब तक ऑफलाइन, एक तरह ऑनलाइन गया, हेयरिंग होने के बाद वो एक अलग जगह पे वो सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। बराबर। और रजिस्टर्ड होने के बाद एक प्रॉपर उसका वेब पोर्टल बनता है एंड उसके ऊपर सारा रिकॉर्ड्स होता है, कितने पेनाल्टी लगी, कौन से ऑर्डर पास हुए, कौन से नहीं हो गए। बराबर। इधर सोर्स कंप्लेन में आपने जो कंप्लेन किया उतना ही रिकॉर्ड वहाँ पे बनता है कि आपने कंप्लेन फाइल किया, उसका क्या ऑर्डर हुआ, बराबर, बिल्डर ने क्या जवाब दिया। सही है। एंड वो रिजेक्ट हो गया आपका बिकॉज ऑफ दी वैलिड ग्राउंड्स, तो वेरी डिफिकल्ट टू कैच सच बिल्डर्स। अच्छा करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब सर कोई भी कॉलोनी काट रहा है, कोई इधर कुछ भी अपार्टमेंट को किसी भी टाइप का बना रहा है, जब तक रेरा अप्रूव ना हो तब तक उसमें हाथ बिल्कुल हाथ नहीं डालना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सा थंब रूल है। मतलब इस पॉडकास्ट का मतलब ये अवेयरनेस के हिसाब से कि ये एक मूल मंत्र है, यदि अगर रेरा अप्रूव नहीं है तो उसमें हाथ डालने का ही नहीं है। करेक्ट सर। करेक्ट। एंड सर मान लीजिए अगर रेरा अप्रूव्ड है तो होम बायर को कितना रुपया देना चाहिए? कई बार बिल्डर बोलता है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपका। बहुत ही बढ़िया। मतलब ये बहुत ज्यादा, मतलब होम बायर के सर बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ये मेरे पास भी आए हैं बहुत बार। यस, सबसे पहले रेरा एक्ट जो है सेक्शन 13 सेक्शन 2, दैट सेक्शन सेज बिल्डर कैन नॉट टेक
more than 10% of the agreement value. अच्छा समझो उसने 1 करोड़ में एग्रीमेंट वैल्यू बनाया प्लस जीएसटी प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस अदर चार्जेस, करेक्ट, तो 1 करोड़ प्रिंसिपल वैल्यू है। हाँ अब उसका 10% कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख रुपीस, अप करेक्ट, टू 10 lakhs he can take, अच्छा and beyond that promoter cannot accept from the allot. ये ऑब्लिगेशन लॉ को मालूम है, अच्छा, लेजिस्लेटर्स को, हम्म, कि ये सारी कहानी बिल्डर करते हैं, इसीलिए उन्होंने ये ऑब्लिगेशन बिल्डर पे डाला। अच्छा हालांकि मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जब तक एलओटी यानी होम बायर हाँ हाँ, भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल ना हो, हम्म, तो ये प्रोविजन को कंप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अभी आजकल तो सब ऑनलाइन का काम है। बराबर है, बिल्डर ने आपको 1 करोड़ में बेचा और बोल दिया कि 20 लाख आप बुकिंग अमाउंट भेज दो, और आपने आरटीजीएस कर दिया, बराबर है, तो बिल्डर शुड नॉट टेक वाला कहाँ पे लागू होता है? बिल्कुल, बैंक अकाउंट तो आपको मिला, 2 लाख दिया था टोकन तभी भी, अब हाँ उसी अकाउंट में आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। बराबर है, तो अब है कि बोनाफाइड्स ऑफ दिस, यदि कोई कंप्लेन करता है हाँ और साथ में बोनाफाइड्स भी उसको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, बिल्डर बोलेगा इन्होंने डायरेक्टली हमारे में ट्रांसफर किया, बराबर, ये बोलेगा नहीं मेरे को डिमांड नोटिस आई, हम्म, देन इट इज ए बोनाफाइड केस, हाँ सब, राइट? बिल्डर ने ओरली बोला और उन्होंने भेज दिया पेमेंट, एंड नाउ ही इज सेइंग कि बिल्डर मांगा था मेरे से, हाँ तो यहाँ पे प्रूफ करना उसको पड़ेगा। डिफिकल्ट हो तो जाएगा, आई मीन टू से देर आर प्रोविजन एंड प्रोसेस, वन करेक्ट, शुड फॉलो दैट, एंड 10% से ऊपर इवन बिल्डर डिमांड भी करता है, हाँ एंड तो एलओटी का राइट है नॉट टू पे मनी, एंड दे शुड कोऑपरेट द बिल्डर in executing and registering the agreement for sale of the particular apartment, अच्छा, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि लॉ पुट ओनस ऑन बोथ द पार्टीज, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो एक आदमी से नहीं होगा, दोनों का जरूरत है। बराबर, तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर एलओटी को पे करना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, टाइम सेट करना है कितने बजे कौन से दिन, ये सारा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दे शुड डू म्यूचुअली। बराबर बराबर, ऐसे केस में बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहा, नहीं हम तो 20% के बगैर नहीं करते हैं, हाँ तो देन यू हैव एज ए एलओटी यू हैव एवरी राइट टू अप्रोच महारेरा, मेक कम्युनिकेशन, लेटर लिखो, एक्नॉलेज करो, नहीं करके दे रहा मेल भेजो, बराबर, एवरीथिंग यू मेक इट डॉक्यूमेंटेड कि यू पुट योर एफर्ट्स हाँ, टू गेट इट रजिस्टर्ड, बट बिल्डर इज नॉट डूइंग। तो हम्म, कुछ तो प्रूफ आपको करना होगा। बिल्डर तो बोलेगा कि हम तो बोल रहे थे नहीं करना चाहते। हाँ, तो ये डिस्प्यूट हमेशा जो है पेपर पर दिखनी चाहिए कि हु इज बोनाफाइड। करेक्ट, Once if you are bona fide, builder will be directed to execute within a given time. Mostly 30 days का टाइम रेरा देती है उनको करने के लिए। बराबर, एंड इफ दे डोंट, देन आपको राइट है एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करके टू गेट इट एग्जीक्यूटेड। बराबर, अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने अक्टूबर महीने में एक ऑर्डर पास किया। रेरा अथॉरिटी को उन्होंने बोला कि आप ऑर्डर तो बहुत सारे पास किए हाँ कि जिस बिल्डर ने 10% से ज्यादा लिया उसको 30 दिन में रजिस्टर करो, बराबर, और फिर भी वो करके नहीं दे रहा है, हाँ तो उस ऑर्डर का कोई एलओटी करेगा क्या? सही बात है, सही बात है, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट एग्जीक्यूशन? हाँ करेक्ट, एंड देन वो डायरेक्शन के बाद 18 नवंबर 2025 को रेरा का सर्कुलर नंबर 50 अच्छा, आया। उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि यदि प्रमोटर एग्जीक्यूट नहीं करता एग्रीमेंट फॉर सेल, या एलओटी जो डिफॉल्टर है इन मेकिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, बराबर, और बिल्डर उसको कैंसिल करने का नोटिस दिया टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, एंड वो पेमेंट भी नहीं कर रहा, टर्मिनेशन साइन भी नहीं कर रहा, बराबर है, इन बोथ द सिचुएशंस हाँ रेरा अथॉरिटी हैज गिवन सर्कुलर टू empower their staff अच्छा, for and on behalf of the defaulter party अच्छा, to execute the document, and now it will be a valid document. अच्छा, मतलब रेरा का ऑफिशियल स्टाफ आदमी भी, अब साइन करेगा और वो वैलिड होगा। अच्छा, तो ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। बराबर, मैंने कल मैं बताया था आपको कि शाम को इधर आया, हाँ, तो आई वाज इन महारेरा। आई सी, 4 केस ऐसे थे जो हमने इस तरह के एग्जीक्यूट प्रोसेस चालू करके एग्रीमेंट सबमिट करके महारेरा अथॉरिटी जो इंचार्ज बनाया है बराबर, उससे मिलके उन्होंने उस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू रजिस्टर थ्रू महारेरा अथॉरिटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अच्छा, मतलब ऐसा बिल्डर भी हो इज नॉट, सकता है, हाँ होने का चालू हो गया। हाँ, सो मच ऑफ पावर्स आर विद द अथॉरिटी।
बराबर। एलओटी को आपका क्वेश्चन पूछने के माध्यम से मैं एलओटी तक पहुंचा रहा हूं कि आपके ये सारे पावर्स हैं बराबर है। जो अथॉरिटी के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे। आप इफ यू आर वन ऑफ द suppressed or aggrieved party, you करेक्ट must take advantage of such provisions. करेक्ट, हाँ कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकता है। बराबर है, बिल्कुल सही बात है। आपका इससे जुड़ा हुआ कोई टेल है तो आप पूछिए, नहीं तो मैं एक जोड़ के बता रहा हूँ। हाँ सर। लोगों के मन में जो डर डर और भय है, बिल्डर बड़े लोग हैं, उनके पास लीगल टीम है, करेक्ट। उनसे पंगा मत लो, हाँ घर भी देगा नहीं, जो पैसा दे वो भी डूब वो भी जाएगा, डूब जाएगा। या और जो भी रीजन के साथ जी रहे हैं, बराबर है, वो भय कोई भी बाइबल में लिखा हुआ नहीं। बिल्कुल सही ये बात। खुद का सेल्फ जनरेटेड फियरफुल स्टेटमेंट है जो उनको कोई भी एक्शन लेने से रोकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे सो कॉल्ड इमेजिनरी क्वेश्चन से उनको बाहर आना चाहिए। अभी मैंने जैसे रुस्तम जी बहुत बड़ा नामी बिल्डर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वर्ली के कोई प्रोजेक्ट में हमारे एलओटी ने फुल पेमेंट उसको किया, हाँ और लेकिन कंप्लेन फाइल किया था डिले प्रोजेक्ट के लिए, इंटरेस्ट क्लेम के लिए। बराबर। प्रोमोटर के तरफ से इंसिस्ट कर रहे थे कि आप विड्रॉ करो तो हम पोजीशन तुरंत देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बराबर। प्रोवोक कर रहे थे कि विड्रॉ करो, एंड वो एक तरह से इनडायरेक्ट प्रेशर ये था कि कंप्लेन रहेगा तो पोजीशन लेके दिखाओ। हाँ एक तरह समझा। से। तो रेरा में हमने केस जब फाइल किया तो ये पॉइंट मैंने रेज किया। डायरेक्शन दिया गया अथॉरिटी द्वारा कि विद इन 7 days, बिकॉज दे हैव योर प्रोजेक्ट हैज गॉट ओसी, करेक्ट, एंड यू हैव कलेक्टेड फुल अमाउंट। बराबर। नाउ विद इन 7 days यू हैंड ओवर फिजिकल पोजीशन विद कीज। करेक्ट। तो 3 दिन के अंदर में उन्होंने चाबी और वो पोजीशन दे दिया। बराबर है। तो कहाँ कुछ उसको फियर हुआ, यही डर था, वो भी निकल गया। वो डर में निकल गया। करेक्ट करेक्ट, लेकिन वो कंसल्ट नहीं किया। तो अभी कंसल्ट किया या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आपको मैं इसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे हैं जो लोगों को जानना चाहिए। बराबर। और वो एलओटी फर्स्ट टाइम बायर हो सकते हैं, या एज ए इन्वेस्टर बायर हो सकते हैं, बराबर। या कोई भी हो जो उन्होंने ऑफिस, घर, गोडाउन, जमीन, प्लॉट, बंगलो, रो हाउस या जिस भी प्रकार की चीज में पैसे लगाए हैं, बराबर। उनके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जिससे उनका रात की जो नींद उड़ी है वो नींद शांति में पीसफुल स्लीप हो सकती है। बराबर बराबर। सर मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, लेकिन सर फिर भी यदि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो और मैंने यदि अगर नहीं पूछा हो तो आप उसका आंसर दे सकते हैं बहुत फ्रीली। चिरंजीव जी, ऐसे अनेकों क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हो सकता है। बराबर। और आप ये पॉडकास्ट रखे हो कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। बराबर। मैं अभी बताऊं कि रेमी यहाँ पे है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अच्छा। जो बहुत ही रियल एस्टेट में प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है। इतनी प्रोमिनेंट है कि उसको यूएस की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, और अभी वो यूएस की कंपनी के अंडर में, बट वो रियल एस्टेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग उसके फैकल्टी के रूप में मुझे मौका 2 बार मिला। बहुत और बढ़िया। फॉर्चुनेटली 8 घंटे का महारेरा की ट्रेनिंग के लिए हाँ बड़े बिल्डर्स ग्रुप का 5 स्टार होटल में रखा गया सुबह 10 to 6। बराबर। तो आई लेड दैट होल 8 hours सेशन। ओके। तो मेरा एक्सपीरियंस में 8 घंटे एक बिल्डर के टीम जो जानकार है उनको लगा बाप रे बाप। वर्कशॉप में। तो हाँ, आप बोले हो कि मुझे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। आप जो उचित आपको लगता है वो पूछे, और मुझे जो बीच में उचित लग रहा मैं ऑलरेडी उसको कवर कर रहा हूँ। बराबर। नेक्स्ट एनीथिंग? सर आजकल पता है ये फायर करके एक नया एक टर्म चालू हुआ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट विथ अर्ली रिटायरमेंट। तो सर क्या घर अपार्टमेंट जो भी यदि खरीद लेते हैं तो वो वाला केस थोड़ा सा मेरे को लगता है डगमगाता हुआ दिखता है, क्योंकि फिर आपका अर्ली रिटायरमेंट कहाँ गया? क्योंकि कई बार होता है कि ऐसा होता है ना कि घर खरीदने के लिए पूरा पेमेंट नहीं होता है, तो क्या होता है हमको लोन लेना पड़ता है। तो वो जो सिस्टम है वो फायर वाला, वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। आपका क्या सजेशन है? फिर भी ले लेना चाहिए वो, ये सब दूर करो, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ये फायर वाला जो रूल है ये ऐसा
देखिए ऐसा है, रेरा में फायर का कोई रूल नहीं है, बराबर है। और आप मुझे बिठाए हो यहाँ पे रेरा से संबंधित प्रोविजन की जानकारी के लिए, करेक्ट करेक्ट सर। तो आपका फायर यहाँ पे काम नहीं मिस फायर हो गया। करेक्ट 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 बात है। मतलब घर लेना है लो, ये घर सब लेना है अर्ली तो जो रिटायरमेंट ये रेट, सब दिमाग से निकाल दो, कुछ भी नहीं नहीं ये निकाल मत दो, दैट यू शुड प्लान। यदि Correct. अर्ली रिटायरमेंट आपके प्लानिंग में है, हाँ और आप मान लो अभी 30 इयर्स के हो, और आप बराबर। अभी से सोच रहे हो कि मुझे 50 में रिटायर होना है, हाँ तो 20 साल का होम लोन ले रहे हो, तो बराबर। प्लानिंग में बैठता है। अब बिल्कुल। आप मान लो 50 के हो, हाँ और आपको फ्रीडम भी चाहिए फाइनेंशियल, हाँ और आप होम लोन इस स्टेज पर ले रहे हो 15 साल का भी, करेक्ट तो करेक्ट। ईएमआई तो भरनी पड़ेगी। यदि आपका बैंक बैलेंस सफिशिएंट है, ब्याज से हाँ हाँ मिल रहा है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम वहाँ भी हो सकता है। तो बराबर। ये सारी चीज़ें पर्सनली 1 to 1 आपको डिपेंड करती है। पर्सन टू हाँ, पर्सन। पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करती है, सिचुएशन बेस्ड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा स्टेटमेंट है, सो दैट पीपल शुड स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। हाँ उसको साथ में रख के यदि फायर पे काम करेंगे, हम्म तो उनके ऑब्जेक्टिव के रीजंस होंगे, और उसको अकम्प्लिश करने में वो लगाएंगे, न कि जिंदगी भर काम करते रहो, पैसे कमाते रहो। हाँ सही बात है। करेक्ट। ये घर से उसका कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। हम्म ओनली वो जब आप होम लोन की बात करते हो, हाँ हाँ तो वहाँ पर वो टू सम एक्सटेंट रिफ्लेक्ट होता है, बराबर। बट वो भी कवर होता है यदि आपने फंड इतने जमा कर लिए हाँ कि वो आप मीट कर सकते हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो है आपके पास। बराबर है बराबर है। बिल्कुल सही। एक जो आप मेरे को बताया कि कुछ ऐसा चीज़ जो बताना चाहिए, ये मैं बताऊंगा कि अब सोसाइटी एंड कॉमन एम्यूनिटीज, हाँ हाँ कॉमन पार्किंग, बराबर। स्विमिंग पूल, जिम, हम्म हेल्थ क्लब, करेक्ट। कम्युनिटी हॉल, या फिर प्लेग्राउंड्स, बराबर। बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश, लॉन टेनिस, कई चीज़ें कई प्रोजेक्ट्स में या तो सब चीज़ें या कुछ पार्शली दी जाती है। बराबर है। अब है कि जब ओसी बॉम्बे में अनेकों प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ ओसी आ गई, लेकिन ये चीज़ें कंप्लीट नहीं है। ओसी मतलब सर? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अच्छा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्लानिंग अथॉरिटी से बिल्डर लेके, एंड दे कलेक्ट द बैलेंस अमाउंट एंड दे हैंड ओवर द फ्लैट। अच्छा। तो इनका रेरा उसको एक्सेप्ट करता है, और इवन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ओके किया। अब ओसी लेने के 3 कंडीशंस होते हैं, सैनिटरी फैसिलिटी, हाँ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। बराबर। जैसे कोई हाइट हाइट ये जो टावर वगैरह है, लिफ्ट लगी है उसमें, ये सब चीज़ें उसमें कंपलसरी 3 चीज़ों के अंदर आती है। यदि वो 3 चीज़ें है, बराबर। तो वन कैन अप्लाई फॉर ओसी एंड गिव द पोजेशन। करेक्ट। अब लेकिन देखना ये है कि जिन्होंने फ्लैट खरीदा है, 2 सिचुएशन में बताता हूँ। एक सिचुएशन ये कि बिल्डर का लेआउट है और 2 एकड़ है, उसमें वो तो उनको 8 बिल्डिंग बनानी है। करेक्ट। अभी एक बिल्डिंग बनाया जिसको फेज 1 बोलते हैं। बराबर। अब ये फेज 1 में उन्होंने एग्रीमेंट में साफ लिखा है, ये कॉमन एम्यूनिटीज जो है, कम्युनिटी हॉल, स्विमिंग पूल, हाँ मेरी पूरी 8वीं बिल्डिंग के लास्ट में बनने के बाद मैं हैंड ओवर करूँगा। हाँ तो आपके राइट्स ऑलरेडी वहाँ पर डिफाइंड है। बराबर है। अब आप बोलोगे मेरे को फ्लैट तो मिला, प्रीमियम बिल्डिंग में मैंने बुक किया, इतना पैसा दिया, और हमको अमुक फैसिलिटीज नहीं है, बराबर तो है। you when you bought or booked the flat, हाँ you must have seen or you should have seen। हाँ ठीक है, करेक्ट एक चीज समझा। ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, समझो एक बिल्डर है जो उसमें लिखता है कि ये सब चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, बराबर। और ये डेट को पोजीशन दूंगा, हम्म तो उनको बाद में दूंगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ तो ऐसे केस में जब आप पोजीशन ले रहे हो, तो आपका राइट एक्रू हो चुका उन चीज़ों को एंजॉय करने का। और इफ यू आर नॉट गेटिंग दोज एम्यूनिटीज रेडी फॉर यूज, यू कैन अप्रोच महारेरा अथॉरिटी। बराबर। लेकिन महारेरा अथॉरिटीज ने जो प्रैक्टिकल जजमेंट्स दिए हैं कि जैसा आपको घर खरीदा है, बराबर। और उसमें लिखा है कि एक्स डेट को मैं पोजीशन दूंगा, हाँ नहीं दिया तो आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। बराबर। लेकिन कॉमन एम्यूनिटीज आप नहीं खरीदो। अच्छा हाँ सही बात है। कॉमन एम्यूनिटीज आपको प्रोवाइड करने का प्रोमिस है।
बराबर है। लेकिन वो कॉमन एम्यूनिटीज यूज करेंगे पूरे एलओटीज बराबर है। ऑफ द प्रोजेक्ट। करेक्ट। तो नाउ 51% या उससे ज़्यादा हम्म। एसोसिएशन बना के, सोसाइटी बना के रेरा में कंप्लेन डालेंगे हम्म। तो उसकी सुनवाई होगी कॉमन एम्यूनिटीज की। कॉमन एम्यूनिटीज की। तो अच्छा। ये प्रैक्टिकल जानना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। बराबर। और ये भी जानना चाहिए कि कॉमन एम्यूनिटीज के लिए आप हेल्पलेस नहीं हो। हम्म। आज की डेट में सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कई और माध्यम है। हम्म। आप इकट्ठे हो कॉमन कॉज को कॉज करने के लिए, बराबर। लोग आगे बढ़ते हैं, लीड करते हैं और करेक्ट। फिर प्रोफेशनल के माध्यम से आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो। एंड फिर प्रॉपर हेयरिंग के साथ में मारेरा अथॉरिटी डायरेक्शन देती है उनको, विद इन सो एंड सो टाइम आप बना के दो, बराबर। या फिर आपको जो हुआ है तो उनको कॉम्पेंसेट करने का भी ऑर्डर्स है। अच्छा। प्लस कई बार समझो आपने फ्लैट लिया तो रेरा में एक बहुत अच्छा प्रोविजन है कि पोजेशन के बाद अप टू 5 ईयर्स हम्म। स्ट्रक्चरल या वर्कमैनशिप डिफेक्ट्स है हाँ। तो प्रोमोटर हैज टू रेक्टिफाई विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लेन ऑफ द एलओटी और एसोसिएशन। अच्छा, मतलब कंप्लेंट रेक्टिफाई करना है। मान लीजिए स्ट्रक्चरल को। लीकेज है, हाँ। स्ट्रक्चरल डैमेज है, कोई बराबर। ऐसा चीज़ है जिससे आपको क्षति हो रही है हाँ। या नुकसान हो रहा है या आपको उससे सफ़र करना पड़ रहा है, बराबर। क्वालिटी जो बोला था वो नहीं है, हाँ हाँ। देन यू कैन क्लेम फ्रॉम द प्रोमोटर। इफ दे डोंट डू विद इन 30 डेज यू कैन फाइल कंप्लेन इन महारेरा। एंड ऐसे ऑर्डर्स काफ़ी हैं जिनमें उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं उनको रेक्टिफाई करने का, अदरवाइज कॉम्पेंसेट करने के लिए भी बोला है। अच्छा, समझा। और एक चीज़ है, जैसे बहुत से बिल्डर बना दिए और सोसाइटी नहीं बना के दिए। जब बिल्डिंग बन गई प्रोविजंस है कि 51% और ज़्यादा बुक होता है उसी समय, इवन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे बिल्डर शुड स्टार्ट द प्रोसेस टू फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ एलओटीज। अच्छा। अब वो प्रोसेस उन्होंने शुरू नहीं किया तो इंडिविजुअल कंप्लेन में भी लोग रेज कर सकते हैं कि अभी तक इन्होंने ये प्रोसेस चालू नहीं किया। अच्छा। दूसरा, ओसी आने के बाद, हैंडओवर होने के बाद विद इन 3 months टाइम दे शुड डू द कन्वेंस ऑफ द प्लॉट ऑफ द प्रोजेक्ट। बिल्डर ने आज भी रेरा के आने के बाद भी हो नहीं रहा है। हार्डली कुछ परसेंटेज 1% 2% हुए होंगे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एलओटीज या उनके एसोसिएशंस को इन चीज़ों की या तो जानकारी नहीं है, बराबर, या फिर बिल्डर के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, राइट। करेक्ट। या फिर उनके आलसीपन के कारण कौन करेगा, सही कौन बात, जाएगा, सही क्यों बात, 1 रुपया भी खर्चा किया जाए, ये हो सकता है। बराबर, वाट एवर मे बी द रीजन, करेक्ट। बट करोड़ों की चीज लेके बोलते छोटी सी चीज के कारण हम अटके हुए हैं। बराबर, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है, करेक्ट। यू आर रेस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, योर लेजीनेस, योर फियर, करेक्ट, दिस थिंग्स आर गेटिंग compromised। वेरी ये कल्चर यदि डेवलप होता है तो बिल्डर विल नेवर थिंक अबाउट टू डिले टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज एंड टू हैंड ओवर द सोसाइटी और डू द कन्वेंस। लॉ को इम्प्लीमेंट होने के लिए लॉ बना है, बराबर, लॉ किसको इम्प्लीमेंट करना है, किसको इम्प्लीमेंट करवा के लेना है, हाँ, वो दोनों जागरूक नहीं होंगे। बराबर, या एक जागरूक हुआ करके दे दिया तो वेल एंड गुड है, बराबर है, और वो करके नहीं दे रहा है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो रेरा अथॉरिटी नहीं आती है हाँ। कि व्हाट हैपेंड, आपने घर दे दिया था, सब कुछ ठीक चल रहा है ना तुम लोग का, हम बैठे आ जाना। करेक्ट, 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 सही बात है। Yes. बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक और जो बहुत कॉमन जो आपने बताया कॉमन एमिनिटीज के साथ में बिल्डर पार्किंग भी देता है, बराबर। फ्लैट के साथ में पार्किंग, मान लीजिए आपने 1 BHK फ्लैट लिया तो इसके साथ पार्किंग, बस वो पार्किंग लिख देता है। अब ऐसा कहीं नहीं लिखता है कि ये कवर्ड पार्किंग रहेगी, ओपन पार्किंग रहेगी, इतने बाय इतने की पार्किंग रहेगी। ये भी एक बहुत कॉमन इशू है जो मैंने देखिए चिरंजीव जी, आपका क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो शायद आपके लिए भी ये क्वेश्चन ही है। करेक्ट, करेक्ट। देखो, बहुत बड़ा, बहुत रिमार्केबल जजमेंट आया महारेरा का इस बारे में। अच्छा। अनेकों कंप्लेंट फाइल हुए। हाँ। क्या फाइल हुए? नंबर 1, पहले तो आपका एक क्वेश्चन है कि
सबको पार्किंग मिलती है, नंबर नहीं लिखते हैं। पहला मैं करेक्ट करता हूँ, सबको पार्किंग मिलती है या नहीं मिलती है, वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बिल्डर टू बिल्डर एंड द बायर टू बायर। अच्छा। क्योंकि सपोज कई बार क्या होता है, 100 फ्लैट बन रहे हैं, उनके पास 50 पार्किंग है, हाँ, तो सबको मिल नहीं सकता। बराबर है। अब है कि जो बायर है उसको ये बात पता है कि मैं 1 BHK ले रहा हूँ, उसमें पार्किंग मिलेगी नहीं, फिर भी वो खरीद रहा है और बिल्डर दे रहा है तो मिल सकती है। हाँ, और कुछ ऐसे हैं जहाँ की मान लो 3 BHK का या 70 मीटर का प्लॉट फ्लैट साइज है, तो प्लानिंग अथॉरिटी के रूल्स में बैठता है कि इतना मीटर और एबव वाले में पर्टिकुलर इतने मीटर तक एक पार्किंग कंपल्सरीली देना है। अच्छा, तो ऐसे केस में वो कंपल्सरी भी है। बराबर। लेकिन कई बार 70 मीटर से नीचे है तो समझो उसमें दिया है कि इतने यूनिट में इतनी पार्किंग देनी है, हाँ, तो समझो 2 यूनिट में एक देनी है, तो सबको पार्किंग कहाँ से मिलेगी? मिलेगी नहीं। तो ये प्लानिंग टू प्रोवाइड द पार्किंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जो रेगुलेशंस है, ठीक है। तो DCPR है, उसके प्रोविजंस लागू होते। तो अब हम आते हैं कि पार्किंग बिल्डर कौन सा दे, नंबर नहीं लिखा बराबर या लिखा तो उसमें लोकेशन नहीं लिखा, बराबर है। लिख दिया 10 नंबर पार्किंग। हाँ, अभी 10 नंबर वो मन में आएगा, उस कॉर्नर में घुसा के एक छोटी सी पार्किंग दे देगा आगे पीछे। सही बात है। तो या आज हमें पता चले प्लान में कुछ हो, तो ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। एक केस आया जिसमें कि जेन्युइन है, हाँ, एक बायर ने स्टील पार्क परचेज किया, हाँ, बिल्डर ने उसको समझो 10 नंबर पार्किंग अलॉट किया, लिख के दिया, लेटर भी 10 नंबर दिया, और जब बिल्डिंग बन गई तो वो गाड़ी उसकी बड़ी थी साइज में, बराबर, और 10 नंबर पार्किंग में छोटी गाड़ी हो तो पार्क हो सकती है, करेक्ट, बड़ी गाड़ी घुस भी नहीं सकती उसके दोनों साइड के पिलर का साइज। हाँ, तो वो महारेरा अप्रोच किया, करेक्ट, महारेरा में पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेट हुआ, उसके डिटेल्ड ऑर्डर आया, हाँ, and in that case builder was found not to have any fault, he was correct because उसने प्रॉमिस किया था 10 नंबर स्टील पार्क दूंगा, दे दिया उसने। करेक्ट, कहीं लिखा नहीं था कि हम ये डायमेंशन का, ये साइज का, ये हाइट का देने वाले। करेक्ट, लॉ में भी किधर लिखा नहीं था कि ये सब चीजें मेंशन की जाए। करेक्ट। इसी तरह से अनेकों और भी थे जजमेंट्स जहाँ की लोगों ने अप्रोच किया, इन्होंने 2 पार्किंग देने का प्रोविजन रखा था, हाँ, कौन सी पार्किंग देंगे इन्होंने नहीं बताया, बराबर, बोला बनेगा तो दे देंगे। सही बात है। अब ये बन गया, हमको सबसे नीचे वाले बेसमेंट में दे रहे हैं, जबकि हमको बहुत नीचे नहीं चाहिए, सही बात, ऊपर चाहिए। करेक्ट। ऐसे ही अनेकों कोई और कारण से कंप्लेंट्स हुए। देन महारेरा केम विद वन सर्कुलर प्रोबेबली इन 2024, अच्छा, जहाँ की सर्कुलर यदि सही है तो 39 है, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है हाँ, कि ये कंपलसरी क्लोज बिल्डर को डालना है, व्हाट पार्किंग ही इज गिविंग, हाँ, व्हाट डायमेंशन ऑफ द पार्किंग, अच्छा, व्हाट लोकेशन ऑफ द पार्किंग। बहुत बढ़िया। कई बार मैकेनाइज्ड है, पार्किंग टावर है, ये सब चैलेंज है। वो एड्रेस अभी तक मैकेनाइज पार्किंग जो टावर बनते हैं उसमें रोबोट सिस्टम से पार्किंग होगी, बराबर। वो फर्स्ट पे जाएगी कि 10 माले पे जाएगी, और रोबोट लेके जाएगा, जहाँ खाली होगी वहाँ डालेगा। सही बात है। ऐसा अभी भी चैलेंज है। ये ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस चीज के ऊपर भी कुछ क्लैरिटी शायद आ सकती है। अच्छा, बट रोबोट पार्किंग में ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी फिक्स्ड लोकेशंस। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, और गाड़ी बोलते हैं प्लानिंग और जो सिस्टम में जो डाला जाएगा कि कौन सी गाड़ी जा रही है, क्या साइज है, हाँ, या तो कंप्यूटर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगा। छोटी गाड़ी को यदि छोटी गाड़ी वाले पार्किंग में डाल सकता है, बड़ी गाड़ी को बड़ी गाड़ी में, नहीं तो छोटी में बड़ी को घुसा देगा, वो भी चैलेंज है। या फिर बिल्डर सारी पार्किंग बड़ी बना ले, इशू ही नहीं आए कि छोटी कहाँ जाएगी बड़ी कहाँ सही बात है, तो फिर वेस्ट होगा जगह। तो ये कई चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली समय आएगा तो पता चलेगा। एज ऑफ नाउ इन महारेरा दिस थिंग्स आर एस्टेब्लिश्ड। जो केस पुराने हैं, पुराने बिल्डर्स हैं, उनमें आज भी वो प्रोविजन पुराने ही लागू है, बराबर। एंड जब केस टू केस बेसिस वन शुड अप्रोच। आपके इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ की आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हो, रेरा की सर्विसेज वाले आइटम को टच करके आपने निस्वार्थ सेवा प्रोवाइड की। नहीं सर, मैं चाह रहा हूँ कि जितना
कम्युनिटी को, व्यूअर्स को और जितने लोग देख रहे हैं, यदि अगर उनको कुछ भी बेनिफिट, सर हज़ारों लोग देखेंगे इस पॉडकास्ट को कम से कम, एंड उसमें से मान लीजिए अगर 10 लोगों को भी सर फ़ायदा मिलेगा ना, तो कुछ कमाना नहीं है सर, वो ब्लेसिंग कमानी है बस। वो कमाई तो ये लगता है कि कुछ ना कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग से अपन लोग तो भी। अच्छा है, हम सभी यदि देशवासी अपने जो भी काम कर रहे हैं, हर कोई रोटी कमाता है, पेट भरता है, लेकिन साथ में ये कंट्रीब्यूटिव बिहेवियर भी रखें बराबर कि हमारे होने से कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए समाज को, बराबर तो वो अप्रिशिएबल है। एंड आपने वही किया है, एंड उसके लिए आई एम रियली नहीं फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट आई एम रियली अप्रिशिएटिंग एंड थैंकिंग यू। सर, थैंक यू सो मच और कि आप इस पॉडकास्ट पे आए। मतलब आपने इतना टाइम दिया, इतनी दूर से आए आप, एक तो इतना टाइम लेके, और मतलब ये हमारे लिए बहुत थैंकफुल बात है कि मतलब आपने इतना टाइम देके इस पॉडकास्ट को बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया। मेरे को आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, आपके स्वभाव से मिलने के लिए मैं आ गया यहाँ पे। नहीं, वरना मेरे गॉड ग्रेस ब्लेसिंग्स है हाँ सी इंस्टीट्यूट में, नेशनल प्रोग्राम्स में, करेक्ट, बहुत सारे एसोसिएशंस में, हाँ बिल्डर्स एसोसिएशन में, बराबर, स्टडी सर्कल्स में सेमिनार्स होते रहते हैं। लोग मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने मुझे मौका देते हैं। बराबर बराबर, तो मुझे लगा आप एक पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, अच्छा काम कर रहे हो, कमिटेड हो, तो आपके 2-3 चीज़ें मुझे काफ़ी इंस्पायर करती हैं। तो उसी लिए मैं आपसे आज दूसरी बार फिर मिलने को आ गया। बराबर आपने बराबर, बुलाया और मैं चला आया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच सर। एंड इसी के साथ मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे देखिए आपके जितने भी भाई बंधु हैं जिनको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनको शायद कुछ ना कुछ हेल्प मिल पाए। देखिए, अब जो प्रॉब्लम हो चुकी है, यदि अगर उनको इसके अलावा भी और कोई डाउट है, तो वो बहुत फ्रीली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे, और हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दें कि ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए हम लोगों से कनेक्ट करना। और मैं चाहूँगा कि इसको जितना आप शेयर करें उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड जैसे कि हमारे व्यूअर्स में सर मेजरली क्या होता है कि सी फेयर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, एनआरआई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है सर, वो लोग बहुत दूर रहते हैं, मतलब प्रॉपर्टी मान लीजिए मुंबई में खरीद रहे हैं, वो आउट ऑफ इंडिया में है, या फिर मुंबई में खरीद रहे हैं अदर स्टेट्स में है। मेरे पास में बाहर के भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अच्छा यूएस के हैं, पेरू के हैं, दुबई के हैं, सिंगापुर के हैं। अच्छा, तो लोग अभी इन्वेस्ट किए हैं महाराष्ट्र में, तो उनको तो यहाँ का ही लॉ लागू होगा, करेक्ट करेक्ट, और एक को पता चलता है तो अनेकों को पता चलता है उनको। बराबर तो मैंने कई लोगों के रिजॉल्व किए हैं। बराबर। तो डायरेक्टली सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, मतलब इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको रिस्पॉन्ड करना जिम्मेदारी मेरी। अब बराबर, मैं कई बार केसेस है, हेयरिंग में हूँ, करेक्ट, बिजी हूँ, आपका रिस्पॉन्ड करूँगा, लेकिन आप चाहोगे व्हाट्सएप डाल दिया या मेल डाला तो शायद प्रॉब्लम होगी। आप व्हाट्सएप कॉल कर दो या नॉर्मल कॉल करो, बराबर, तो मेरा प्रेफरेबल होगा कि दोनों में से कोई कॉल, मेरा अर्लीस्ट पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, मतलब इतना ही सपोर्ट मिल जाएगा हमारे व्यूअर्स को है ना, चलेगा चलेगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।